Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electric charges and fields. और आज का जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेटा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास में बुकलेट का प्रिंट आउट होगा, और होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और यदि नहीं है तो बेटा कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरुआत कर दीजिए और हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी चल रही है तो वही कहानी हमारे पास में रहेगी। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनिए, कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों को जरा रिकॉल कर लीजिए। आपके पास में एक डाइपोल होता है, जैसे मान के चलो यहां पर आपके पास में एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, और इनके बीच की दूरी यदि 2l है तो बेटा ये मिलके आपका एक डाइपोल बना देंगे। यस और नो बेटा। यहां पर इसके लिए हम लोग देखो ऐसे करते हैं तो ये वाली डिस्टेंस l आती है, ये वाली डिस्टेंस l आती है, और यहां पर हमारे पास में ये सेंटर पॉइंट है, यहां से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखना बताया है, इसे a एक्सियल कहते हैं। और यहां से r दूरी पर ऊपर पे भी लिखना बताया है, इसे a इक्वेटर कहते हैं। यहां पर इस जगह पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन इधर होती है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये सारी बेसिक सी बातें आप लोग जानते हैं। मैं ऐसी उम्मीद आप लोगों से रख रहा हूं, क्या ये उम्मीद मुझे रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, पहले तो ये बता दो, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर ये उम्मीद ही आपने गलत रख ली है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस किस चीज का आता है? 2 का डिफरेंस आता है, और यदि 2 का डिफरेंस आता है तो आप जानते हैं एक्सियल में 2 आएगा और इक्वेटोरियल में 2 नहीं आएगा। मतलब जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्टली तो 1/4πε0 2p/r³, दैट इज द फॉर्मूला। यस और नो, ये बात जानते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्लेस जब करते हैं डाइपोल को, तो हम लोग एक ऐसा डाइपोल को देखो ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये पी वेक्टर बना देते हैं। और ये पी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, q इंटू 2l, और ये वेक्टर इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा बेसिक आइडिया है जिसको बस हम लोगों ने एक बार रिकॉल कर लिया है। नाउ अब देखो हमारे को यहां पर पॉइंट ये है कि आपको एक जनरल पॉइंट पर बात करना है, ना कि एक्सियल पर और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पर। एक्सियल और इक्वेटोरियल का तो फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्टली याद हो गया, अब उसमें कोई परेशानी है ही नहीं। अब हम लोगों को सीखना है एट जनरल पॉइंट पर। देखो बेसिकली क्या है कि हम लोग ये जनरल पॉइंट से भी एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट लेके आ सकते थे, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं भैया पहले इन दोनों को सेपरेट करवा दो, जिससे आप लोग कैसे डेरिवेशन की तरफ अप्रोच बढ़ रही है वो आप सीख सकें। और वहीं जब तक वो सीखोगे नहीं तब तक आप जनरल पॉइंट वैसे भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, सो क्यों नहीं निकाल पाओगे तो उसको जरा देखते हैं बेटा। यहां पर हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि ये देखो यहां पर आपके पास में एक डाइपोल रखा है, ये पी वेक्टर। ठीक है, और इसका मैं यहां पर कहीं सेंटर मार्क कर लेता हूं, ये सेंटर पॉइंट ओ मार्क कर लिया, और यहां से बेटा कहीं पर आर दूरी पर ये डिस्टेंस आर है, और ये एक एंगल है थीटा। आपको यदि थीटा पसंद नहीं है तो कोई दूसरा एंगल ले सकते हैं। इस थीटा पॉइंट पर यहां पर बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डाइपोल से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर। ये जो डिस्टेंस आर है इट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, इट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये बात ध्यान रखना, सारी डिस्टेंसेस हमेशा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से ली हुई है, तो वही सेम यहां पर भी आ रही है। कि यहां तक क्लियर है? अब देखो ये जो पॉइंट है ना तो ये इसके एक्सियल लाइन पर है ना ही ये इसके इक्वेटोरियल लाइन पर है, लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो भैया मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं, और वो काम क्या है, इसके 2 कंपोनेंट ले सकता हूं। किसके 2 कंपोनेंट ले सकता हूं? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के 2 कंपोनेंट ले सकता हूं। और जैसे ही मैं 2 कंपोनेंट लूंगा तो यहां पर ध्यान से देखिए, हाँ, तो एक कंपोनेंट तो आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा और एक कंपोनेंट बेटा आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, सोचिए भाई। देखो यदि ये आपके पास में ऐसे P वेक्टर होता और यहां पर आपको ऐसे, यहां पर देखिए ऐसे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए और ये एंगल थीटा होता,
तो एक बात बताइए फटाफट से, इसके दो कंपोनेंट क्या है, एक ऐसा और एक ऐसा लेते थे कि नहीं लेते थे? ये वाला कंपोनेंट होता था आपका पी साइन थीटा। मैं जानता हूं आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप समझिए ऊपर वाला पी कॉस थीटा है, नीचे वाला पी साइन थीटा है। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? सर जब दिखा ही नहीं तो समझ में क्या आया? मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करो, रुको, बाद में परेशानी नहीं चाहिए, एक ही बार में खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास में पी वेक्टर है, ठीक है, मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर एक काम कर सकता हूं मैं कि भैया मान के चलो ये जो पी वेक्टर है इसके लिए देखो ये मैंने ऐसे दो और यहां पर ये एंगल थीटा। अब देखो ये जो आपस में लाइन है ये परपेंडिकुलर हैं, तो क्या मैं इसके दो कंपोनेंट ऐसे ले सकता हूं, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर? सोचो, ये वाला कंपोनेंट क्या पी साइन थीटा लिखा जाएगा और ये वाला कंपोनेंट क्या पी कॉस थीटा लिखा जाएगा? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो यही मैंने यहां पर भी करना है बेटा कि देखो ये वाला जो डाइपोल है, देखो सेंटर की जगह पर है, सेंटर में कोई चेंज नहीं आया है, तो बेटा ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा पी साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस थीटा। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो फटाफट से, पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा कैसे लिया है? यही सबसे बड़ा डाउट होता है जिंदगी में कि कौन सा किसको क्या मान लिया है और क्या नहीं मान लिया, यही समझ में नहीं आता है। तो मैं बोला ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं एक ऐसे मान सकता हूं कि बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, P1 नाम दे दिया और इसको मैंने नाम दे दिया P2। ठीक है सर जी, ऐसा करने से क्या हो जाएगा? देखो ऐसा करने से होना कुछ नहीं है, मैं क्या बोलता हूं, देखो यदि मैं इसको जरा ध्यान से देखूं डायग्राम को, तो मेरे पास ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि यदि एक अकेला डाइपोल होता P1, यदि एक ये अकेला डाइपोल P1 होता तो ये जो पॉइंट है बेटा ये एक्सियल पॉइंट बनता था। सोचो यस और नो? मैंने बोला कि भैया इफ ओनली P1 इज अ डाइपोल, यदि एक अकेला P1 डाइपोल होता तो पॉइंट P जो भी हम लोग मान रहे हैं यहां पर पॉइंट P लेते हैं, पॉइंट P विल बी एट एक्सियल पोजीशन। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। यदि ये एक्सियल पोजीशन पर होगा तो इसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान लेता हूं। तो बताइए क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर ऐसा होना चाहिए? वेक्टर को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, E1 मानिए, तो आप लिखोगे यस E1 विल बी लाइक दिस, और E1 की वैल्यू बता दीजिए फटाफट से, कितना लिखोगे? तो ये एक्सियल पॉइंट होने के कारण आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 अपॉन R क्यूब। बोलो सही लिखा है? जाहिर सी बात है सही लिखा हुआ है। अब लेकिन P1 आपका P cos थीटा है, तो आप कह सकते हैं E1 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन है इसको जरा ध्यान से देखिए, क्या ये हॉरिजॉन्टल से थीटाई एंगल पर है? यस और नो? अरे है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में दूसरे डाइपोल पे चर्चा करते हैं। दूसरा जो डाइपोल है वो है आपका ये वाला P2 डाइपोल। ठीक है, तो मैंने बोला कि यदि इफ ओनली P2 इज प्रेजेंट, ओनली P2 इज अ डाइपोल, यदि ऐसा हो जाए कि सिर्फ अकेला P2 डाइपोल हो, तो आपका जो पॉइंट P बनेगा, पॉइंट P विल बी एट कौन सी पोजीशन? बोलो, तो ये होगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा। और यदि ऐसा है तो जरा देखिए, ये आपने ऐसे बना दिया, तो इसके कारण P2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या वो ऐसे आएगा E2? भाई आप जानते देखो, इसीलिए मैंने पहले बोला ये कहानी आपको पहले से आनी चाहिए, तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो आप E2 को जो लिखेंगे वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2 अपॉन R क्यूब। यस, और इसको यदि मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P2 की जगह आ जाएगा P साइन थीटा अपॉन R क्यूब। अब देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी। अब हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को ये अलग अलग नहीं चाहिए, हम लोगों को तो नेट चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सो हाउ टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज टू बी, वही आपको सोचना है, वही आपको क्या करना है? सोचना है। तो अब आप सोचिए थोड़ा सा, यहां पर अब थोड़ी सी ज्योमेट्री आने वाली, जरा ध्यान रखना।
देखो ये इस ब्लैक वाले को मैंने दो पार्ट्स में क्या किया था, कंपोनेंट निकाले थे, इसका मतलब दिस एंगल शुड बी 90, यस और नो, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब जरा ध्यान से देखिए, यदि ये लाइन ऐसे आगे बढ़ रही है और ये लाइन के आपस में पैरेलल होने के कारण ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आएगा। सोचिए जरा, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। तो देखो ये वाला आपका इनिशियली आपका क्या था, ओरिजिनल डाइपोल था, जिसके मैंने दो कंपोनेंट किए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, ठीक है। ये ऐसे P1 हो गया, देखिए लाइन के अलोंग, और ऐसे वाला P2 हो गया, ठीक है, मतलब सही बात है। अब सोचिए ये P1 और P2 क्या है, कंपोनेंट निकाले, और कंपोनेंट जब आप निकालते हो तो हमेशा 90 डिग्री पर कंपोनेंट निकालते हो। याद कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन में यदि मैंने ऐसे बोला कि भैया ग्राउंड से थीटा एंगल पर आपने प्रोजेक्टाइल कर दिया u वेलोसिटी से, तो भैया इसके दो कंपोनेंट, ये u cos थीटा और ये u sin थीटा जब होता है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। बस वही कहानी है यहां पर भी। तो भैया ये कंपोनेंट दो 90 डिग्री पर हो गए, p cos थीटा और p sin थीटा। इज इट ओके? अब सोचिए ये लाइन जो ऐसे बन रही है, तो इसके लिए ये जो पॉइंट था इस वाले के लिए कौन सा है, P2 वाला डाइपोल। P2 वाले डाइपोल के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट में आप जानते हो कि यदि डाइपोल ऐसे है तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, मतलब ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। यदि एंटी पैरेलल तो बेटा ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, तो इसके कारण ये एंगल 90 डिग्री आएगा, यस और नो। अब आप सोचिए, आपको E2 की वैल्यू मालूम है, E1 की वैल्यू आपको मालूम है, सो अब आप E नेट कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे E नेट बराबर अंडर द रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर। सो यहां पर ध्यान दीजिए, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब सॉरी यहां से पूरे का स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू रखिए तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r क्यू और पूरे का स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। अब एक काम कर दीजिए, इनमें जो कॉमन निकाल सकते हो उसको कॉमन निकाल के बाहर कीजिए। तो भैया आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, पहले तो ये बताइए। सर जी वही तो परेशानी है, क्या कॉमन निकालें वही पल्ले नहीं पड़ा अभी तक। तो जब तक वो चीज नहीं आएगी तब तक कैसे काम चलेगा। देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, r क्यूब का भी स्क्वायर है, r क्यूब का भी स्क्वायर है, p का भी स्क्वायर है, p का भी स्क्वायर है। तो जब आप कॉमन बाहर निकालोगे तो बेटा ये आएगा E नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, और अंडर रूट के अंदर में देखिए यहां पर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो। अच्छा जी सर जी इसका फायदा क्या हुआ, तो आपको समझाते हैं अभी फटाफट से। देखिए यहां पर आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, तो यस। तो या फिर आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि E नेट बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब अंडर द रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यदि ये आपको मिल चुका है तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा चले जाएगा तो कितना बचेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा बचेंगे। तो आप कहेंगे सर जी E नेट बराबर जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो सही बात है, इज इट ओके, यस और नो। अरे बोलो यहां तक किसी को परेशानी है क्या? मुझे नहीं लगता है। यदि आपको परेशानी हो रही है एक बार और फिर से बेटा वापस से आके देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा कहां पर, देखो ये E1 है ये E2 है, सो डेफिनेटली जो E नेट आ रहा होगा वो कहीं इनके बीच में E नेट आ रहा होगा क्या, सोचिए इनके बीच में कहीं E नेट हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। माना कि भैया ये एंगल है बीटा, माना कि ये एंगल है बीटा,
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बीटा, ये बीटा कितना है इसको कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट इट। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, जरा ध्यान से देखिए, ये यहां पर है आपका E1, यहां पर है E2 और ये कहीं है E नेट और ये वाला एंगल है बीटा, यस और नो। अब इसको थोड़ा सा यदि मैं सरका के ले लूं तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये E2 E1 E नेट, तो आप लिखोगे tan बीटा बराबर y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो देखो जिस पर एंगल होता है वो आपका x बनता है और अब दूसरा वाला y, तो आप लिखोगे E2 अपॉन E1। बोलो सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है बेटा यहां पर। अब यदि ये ऐसा बन चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी वैल्यू पुट। तो tan बीटा बराबर E2, तो बेटा E2 के लिए जाइए वापस से, देखो मैं आपके सामने करता हूं इसलिए मैं आपको बार बार वापस लेके जाना चाहता हूं। तो E2 कितना आएगा, 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r3, लिख दीजिए। आपने यहां पर लिख दिया 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r3 और नीचे है E1, तो बेटा E1 की भी वैल्यू अब फटाफट से आप देख के आ जाइए, कितना आ रहा है, क्या ये 2p cos थीटा अपॉन r3 ही है, यदि है तो अब यहां पर देखिए ये पूरा कटेगा, r3 कटेगा, p से p कटेगा, तो tan बीटा बराबर बचेगा sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, यस और नो। सो यहां पर देखिए ये sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो आपके पास में एक रिजल्ट आ जाएगा tan बीटा बराबर 1/2 tan थीटा, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम द E1। मैंने क्या बोला है, दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम E1। कहां से बनाया है, E1 से बनाया गया एंगल है, तब ये हमारे पास में निकल के आ रहा है, इस रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम द डाइपोल तो क्या हो जाएगा, तो भैया फ्रॉम द डाइपोल यदि पूछोगे तो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया देखो ये है आपका थीटा और ये है आपका बीटा, तो ई नेट लिखता हूं तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, एंगल मेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, या मैं बोल सकता हूं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम लोग डाइपोल को हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, तो इसे मैं मान लेता हूं अल्फा। सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू थीटा प्लस का बीटा। ये बात ध्यान रखना, ये इन छोटे छोटे से पॉइंट्स के ऊपर में सवाल बनाए जा सकते हैं, यस और नो। क्या ये सवाल आप कर पाओगे, ये सारे रिजल्ट याद रखने बेटा, ये आपको सीधा सीधा सवालों में आपको देखने को मिल सकता है, सीधा सीधा सवालों में देखने को मिल सकता है। सवाल की लैंग्वेज बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, सवाल की लैंग्वेज बनाई जाएगी कुछ इस प्रकार से कि क्या बना सकते हैं, लेट से ऐसा बोल सकता है, कुछ इस प्रकार से सवाल की लैंग्वेज बना सकता है कि माना कि भैया if net electric field is perpendicular from the direction of the dipole, and और क्या दे सकता है यार, कैसे बनाएंगे लैंग्वेज, देखो कुछ तो भी लैंग्वेज ऐसी बनानी ही पड़ेगी हम लोगों को। लैंग्वेज कैसे बनाएं, देखो इस पे सवाल बनाया जा सकता है यदि हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें, इसमें थोड़ी सी सोचने की कोशिश करें तो यहां पर सवाल बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते। एक तो इस पे ही सवाल बन जाता है सीधा सीधा, tan बीटा बराबर 1/2 tan थीटा पर थीटा दे देता है, बीटा पूछ लेता है। हालांकि अब देखो इसमें कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि बीटा बराबर जो आंसर आते हैं वो जनरली ऐसे ही आते हैं, tan इनवर्स 1/2, या फिर tan थीटा की वैल्यू मान चलो इसकी जगह ऐसे दे दी कुछ, लाइक थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया या 60 डिग्री दे दिया, सो वॉट एवर कैन बी द वैल्यूज, और उससे tan बीटा वगैरह निकालने को सवाल पूछा जा सकता है। सो यहां से आगे बेटा हम लोगों को बढ़ना है तुरंत में, और हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और अगली जो हेडिंग है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना तो सीख लिया है,
अब हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखेंगे, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा जरा हम लोगों को सोचना है, ठीक है। जब हम लोगों ने क्या बोला कि लेट्स से हमारे पास में एक डाइपोल है, उसे हम लोग एक यूनिफॉर्म, देखो पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना सीखेंगे, बाद में फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वाला, वैसे तो सवाल आएगा भी नहीं आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत उसका एनालिसिस कर लेंगे। तो भैया हम लोगों ने बोला कि व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट विल हैपन, तो हमारी हेडिंग आएगी टॉर्क, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। अब देखो ये टॉपिक उन्हीं को समझ में आएगा जिन लोगों का 11th में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन अच्छे से क्लियर है, और सिंस हम लोग 12 का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भैया आपको 11th का ये टॉपिक आता है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, देखो मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, देखो आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस अब थोड़ी बहुत कम ज्यादा तो बनती है, हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, तो यहां पर थोड़ी बहुत ऐसे है, और ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने वैल्यू लिख दी। यहां पर हम लोगों को एक रखना है डाइपोल, हम लोगों को क्या रखना है, एक डाइपोल रखते हैं। तो भैया मान के चलो ये है आपका -q वाला और ये है आपका +q वाला, और इन दोनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे जोड़ देता हूं, ठीक है, ये आपका डाइपोल हो गया। नाउ यदि मैं यहां पर कहता हूं लेट्स से द डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा, लेट्स से डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। मैं बोला सही बात है सर जी, यस और नो, सो आपने बोला सही बात है। अब यहां पर कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। अब इस डाइपोल का मतलब क्या है, दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है जो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मान के चलिए ये वाले पॉइंट को ही सेंटर मान लिए, भले ही थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको L और इसको भी L ले लेते हैं, ठीक है, L और L 2L हो गया, तो Q इंटू 2L। तो बेटा यहां पर जो आपका डाइपोल मोमेंट आएगा P बराबर Q इंटू 2L, वो तो एज इट इज ही है, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करता हूं फोर्स की पहले, तो बेटा फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज के पे जरा फोकस कीजिए, बताओ किधर लगेगा। तो आपने बोला कि भैया देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यू नो दैट व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कभी भी एक धनात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही होती है। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F प्लस बराबर Q इंटू ई, और दिस इज द डायरेक्शन। भैया E इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और Q इज द चार्ज, तो भैया आपने यहां पर लिख दिया फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज F प्लस बराबर Q इंटू ई। क्या ये बात सही है? Q इज द मैग्नीट्यूड। अब सिंपल सी बात है, यदि डाइपोल बन रहा है मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन का फर्क है, यस और नो। आपने बोला बिल्कुल सही है। चलो ऐसे ही हम लोग थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और मैं क्या कहता हूं कि भैया फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पे भी जरा बात कर लेते हैं। तो आप बोलोगे इस पे जो फोर्स लगेगा ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण बेटा इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड तो QE होगा। क्या होगा? QE होगा। तो आप लिखोगे F माइनस बराबर QE, यस और नो। When a negative charge is placed in a uniform in an electric field, then it experiences a force or electrostatic force, the direction opposite to the electric field. बराबर है। जब कभी एक नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट लगेगा। अब हमने तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूनिफॉर्म माना है, तो भैया इस पर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन, सॉरी लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यस और नो, क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं या नहीं है? तो आपने बोला सही बात है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहां पर एक F प्लस है और एक F माइनस है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम, ठीक है, ओके। यदि मैं यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं इसे एक ट्राइंगल की तरह कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। यदि ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, यस और नो। तो मैंने बोला सही बात है। यदि ये वाला एंगल थीटा है, ये साइड 2L है, तो ये वाली साइड क्या 2L साइन थीटा आएगी। सोचो और बोलो फटाफट से। भैया साइन थीटा बराबर, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट जो साइड आएगी वो क्या आएगी, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो बेटा ये वाली साइड 2L साइन थीटा आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल सही बात है। सर इसको क्यों बता रहे हो?
तो मैं बात थोड़ी सी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले उससे पहले सुनिए थोड़ा सा। व्हेन देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग इन अ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर में कार्यरत हैं, एंड if they have equal magnitude and direction opposite to each other then they constitute a couple, तब वो क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। और जब कपल बनता है तो यहां पर टॉर्क आता है, और जब टॉर्क आता है तो टॉर्क किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इस बात को आप भली भांति जानते होंगे कि टॉर्क इज रिटन एज टॉर्क वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यस और नो। तो वो तो बात की कहानी है, लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए तो देखिए बेटा क्या यहां पर ये टॉर्क जैसा बनेगा। तो वो जो टॉर्क लिखा जाएगा, टॉर्क किस प्रकार से लिखा जाता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। या इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख देता हूं मैं, सिंपल, कई लोगों को याद नहीं आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट। तो टॉर्क इज द magnitude of one of the force जो दो पैरेलल, ये एंटी पैरेलल होते हैं वैसे, मतलब एक ही डायरेक्शन देता और एक ही डायरेक्शन देता, तभी वो टॉर्क का काम बनता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, सही बात है। तो बेटा यहां पर यदि आप देखोगे तो आप लिख सकते हो टाउ बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स कितना है, तो बेटा ये है आपका Q इंटू ई, सही बात है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये फोर्स और ये फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l sin थीटा, सो इट कैन बी रिटन एज 2l sin थीटा। टाउ बराबर QE इंटू 2l sin थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो। क्या टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को? सिस्टम चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। QE इंटू 2l sin थीटा, बिल्कुल सही बात है। अब जरा इसमें मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट यदि करता हूं मेरी तरफ से, तो देखो मैं क्या करता हूं, ये Q इंटू 2l को क्या मैं P लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आप देखिए टाउ बराबर आएगा PE साइन थीटा। कितना आ रहा है? PE साइन थीटा। और अब आप एक बात और जानते हैं, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P is the electric dipole moment, that is also a vector quantity, E electric field is also a vector quantity। तो इसको यदि मुझे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो आई कैन राइट टॉर्क वेक्टर बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बोलो टॉर्क वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्या ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, यस और नो। तो भैया ये आपका टॉर्क लग गया। क्या ये बेसिक सी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? यस और नो? श्योर हैं? अब देखो आप लोगों को शायद से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट 11th के यार रिकॉल हो रहे हो, तो देखो एक बात समझिए कि जब किसी भी बॉडी पर नेट ट्रांसलेशनल फोर्स 0 है तो किसी बॉडी पर टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा कह नहीं सकते। लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। मतलब कैसे? मान के चलो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर, अब 11th का थोड़ा सा रिकॉलिंग चल रहा है बेटा। मान चलो देखो एक बॉडी है, ये वाली बॉडी है, इस पर एक फोर्स और इस पर एक फोर्स, दो फोर्स लग रहे हैं। दो फोर्स कैसे हैं? ये पैरेलल है। और अच्छा ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, एक काम करो, इसको ऐसे नहीं कर सकते। हाँ सुनो 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 सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि किसी बॉडी पर, थोड़ा सा थियोरेटिकल रिकॉलिंग करवा देता हूं, यदि किसी बॉडी पर नेट ट्रांसलेशनल फोर्स 0 है, यदि किसी बॉडी पर नेट ट्रांसलेशनल फोर्स 0 है, देन इन फोर्सेस के कारण टॉर्क जो आएगा वो मे और मे नॉट भी 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। बट जो नेट टॉर्क आएगा, नेट टॉर्क जो आएगा, देखो एक बात को यहां पर समझ के रखना कि जो नेट टॉर्क आएगा वो जो होगा हर पॉइंट के अबाउट यूनिवर्स में क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेट टॉर्क की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। नेट टॉर्क की इंडिविजुअल पार्टिकल के कारण हो सकता है 0 आ जाए, इंडिविजुअल पार्टिकल के कारण हो सकता है टॉर्क 0 आ जाए, नहीं भी आए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी नेट टॉर्क आएगा वो यूनिवर्स में सब पॉइंट के अबाउट क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेट जो भी आना होगा, ठीक है? श्योर हैं? ऐसे ही एक पॉइंट और है कि भैया जब कभी भी आपको किसी बॉडी को प्रूव करना है कि दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले हम लोगों को उस बॉडी पर नेट फोर्स को 0 करना होता है, और उसके बाद में जब नेट फोर्स आपने 0 कर दिया है तब उसके बाद में आपको क्या करना है? नेट टॉर्क को लेना है और नेट टॉर्क को क्या करना है? 0 करना है। अब ये जो नेट टॉर्क को किसी भी पॉइंट के अबाउट आप 0 कर लीजिए
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब रोटेशनल के कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको यहां पर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, मान लो कोई बॉडी है घूमने के लिए स्वतंत्र है, जो कि अभी इस केस में आगे चल के आने वाला है, क्योंकि अब टॉर्क लग गया तो ये डाइपोल घूमेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो यदि टॉर्क लगेगा तो डाइपोल घूमने की कोशिश करेगा, और जब कोई बॉडी फ्री होती है रोटेट करने के लिए, मतलब अपने आप से यदि कोई बॉडी घूम सकती है, सो इट विल ट्राई टू रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो वो उस एक्सिस के अबाउट घूमने की कोशिश करती है जहां से उसका सेंटर ऑफ मास पास कर रहा है। लेकिन यदि ऐसा ना हो कि मान के लो ये तो फ्रीली रोटेशन हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है किसी बॉडी को हिंज कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, हिंज कर देते हैं। तो जब हिंज कर देंगे तो उस हिंज के अबाउट ये बॉडी घूमेगी। हिंज नहीं की है तो अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और लेकिन हिंज कर दी है तो उस हिंज के अबाउट घूमेगी, यदि फ्रीली रोटेशन पॉसिबल है तो। सो अब हम लोग यहां पर देखते हैं मेन चीजों को। वो ये है कि बेटा यदि टॉर्क वेक्टर बराबर आपने पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखा है, सो इसका मतलब समझिए कि मान लो आपको दे रखा है पी वेक्टर बराबर पी एक्स आई कैप प्लस का पी वाई जे कैप प्लस का पी जेड के कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है ई एक्स आई कैप प्लस का ई वाई जे कैप प्लस का ई जेड के कैप। सो यहां पर टॉर्क वेक्टर जो आएगा वो आएगा, देखो आई कैप जे कैप और के कैप, और पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होने के कारण आपको पी एक्स पी वाई और पी जेड, ई एक्स ई वाई और ई जेड, और इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या ये सवाल कर पाएंगे? यदि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हमारे पास में आता है तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बोलो फटाफट से बोलो, इज इट पॉसिबल टू सॉल्व इट और नॉट? बिल्कुल करना ही पड़ेगा बेटा आपको, श्योर है, पक्का है। चलो मान के चलो, ये पॉइंट होने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं। क्या करते हैं? सवाल करते हैं। लेकिन सवाल को करने से पहले एक पॉइंट और मिसिंग है यहाँ पे। इस पे जो टॉर्क लगेगा वो देखो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे। देखो आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। टॉर्क वेक्टर बराबर है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। तो आप देखिए इसका पी वेक्टर तो ऐसे है, देखो एक बात समझिए, यदि आप सोच रहे हैं टॉर्क वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यदि आप लगा रहे हैं टॉर्क वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये भी आपका होता है कि नहीं होता है? तो हो सकता है आप इससे डायरेक्शन सही से निकाल पाए, नहीं निकाल पाए, लेकिन टॉर्क वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर से देखिए फटाफट निकाल पाएंगे। टेक योर राइट हैंड, टेक योर राइट हैंड, आपने दाहिने हाथ को ले लीजिए और इस दाहिने हाथ को फर्स्ट वेक्टर पे रख दीजिए। तो बेटा आपका फर्स्ट वेक्टर क्या है, पी वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला वेक्टर, तो ये आपका ऐसे हो गया, यस और नो। नाउ कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। तो बेटा ऐसे तो घुमा नहीं पाओगे, तो आपको ऐसे घुमानी पड़ेगी। तो देखो ये ऐसे है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब आपको उंगलियों को उस साइड में ही घुमाना है, तो आपका जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी, ठीक है। यस और नो, इज इट क्लियर टू यू? बोलो सही बात है, श्योर। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज व्हाट, इन द प्लेन। अब इसलिए टॉर्क कर क्या रहा है, ये जो टॉर्क लगा है, देखो इधर एक फोर्स इधर एक फोर्स, मतलब ये इसको ऐसे घुमाएगा, इसको क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा। मतलब यदि ये डाइपोल, यदि यहां पर हिंज भी कर दिया जाए बीच में सेंटर पर, दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। Electric dipole will try to align itself in the direction of electric field. That is the tendency of electric dipole. लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर एक सवाल, यदि मैं आपको जैसे कि मैं बोल रहा था देखने की कोशिश करते हैं, मान के चलो आपके पास में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन है, देयर इज अ चार्ज, एक पॉजिटिव प्लस ई चार्ज है जिसे मैंने पॉइंट ए पर रखा है 1,2,1, और एक चार्ज है माइनस ई, दूसरा एक चार्ज है माइनस का ई जिसे मैंने पॉइंट बी पर रखा है 0,1,0 पर, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, सेम ही होगा। सच दैट, अब मैंने इसको देखो ऐसे रखा है, यदि आप यहां पर ध्यान से देखो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रही है, 1 2 1 है, मतलब ये मीटर में ही होंगे, 0 1 0 ये भी यदि मीटर में है, लेकिन हम लोगों ने माना है इनको इस प्रकार से रखा है कि दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को बना दिया है। आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप
फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, इस डाइपोल पर कार्यरत बलाघूर्ण की गणना कीजिए। बोलो फटाफट कीजिए, कैसे करोगे सर? आधा तो सवाल समझ में नहीं आया। हम जानते हैं, देखो सिंपल सी बात है, टॉर्क वेक्टर बराबर क्या होता है? टॉर्क वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ई वेक्टर तो आपको गिवन है, पी वेक्टर और निकाल लीजिए। पी वेक्टर क्या होता है बेटा? पी वेक्टर होता है q इंटू 2l वेक्टर। अब ये 2l का मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, ये माइनस ई है और ये आपका प्लस ई है। यस और नो? फटाफट से सोचिए और देखिए। मैंने प्लस ई को रखा है 1,2,1 पर और माइनस ई को रखा है 0,1,0 पर। तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन हो गई 0,1,0 वाली और ये पोजीशन हो गई 1,2,1 वाली। यस और नो? सो यहां से जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आप कैसे रखते हैं? Q2l वेक्टर रखते हैं। तो बेटा माइनस Q से प्लस Q की तरफ ऐसे वेक्टर होता है, और यदि ऐसा वेक्टर है मतलब ये फाइनल और ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। तो आप जो निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे? P वेक्टर बराबर आएगा E इंटू आर फाइनल वेक्टर माइनस का आर इनिशियल वेक्टर। सो बेटा ध्यान से देखिए, P वेक्टर बराबर आएगा E आर फाइनल माइनस का आर इनिशियल। तो आर फाइनल देखिए क्या आएगा? I कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप माइनस j कैप। माइनस जे कैप डायरेक्टली कैसे लिख दिया भैया? बाकी तो 0 0 ही है, बाकी क्या है यहाँ पर? 0 0 ही है, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप माइनस का j कैप हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर p कैप आपको p वेक्टर जो मिलेगा वो मिलेगा e आई कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। सही है। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है टॉर्क वेक्टर। तो देखो इस ई को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ वेक्टर वेक्टर पे फोकस करिए। तो आप लिखोगे आई कैप j कैप k कैप। वैसे देखा जाए तो आपको सब जगह ई ई ई ही लिखना है, लेकिन आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ई को बाहर निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 1 1 1 और इसके लिए देखोगे तो आएगा 2 3 और 0। अब इसे आपको करना है सॉल्व। सॉल्व करके जो भी वेक्टर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो आप लिखेंगे तो टॉर्क वेक्टर बराबर ई 1 से 0, तो ये आएगा कितना? माइनस का 3i कैप माइनस j कैप के लिए लिखोगे, ये इधर गया ये इधर गया, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप इंटू क्या लिखोगे? ये गया 3 - 2 मतलब सीधा सीधा वही आएगा। सो माइनस 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, और साथ में यहां पर जो आ रहा है वो आ रहा है कितना? e। इस e को मत भूल जाना, बहुत बार जल्दबाजी में हम लोग ऐसा ही गलती कर बैठते हैं। अब मैंने e लिखा है, e की जगह मैं 1 कूलाम लिख दूं, +1 कूलाम और -1 कूलाम, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल हो जाएगा। फिर आपका आंसर -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k का k कैप आ जाएगा। यस और नो? श्योर हैं? अब देखो यहां से आगे जो है ना, हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बढ़ रहे हैं जो आपका बेसिकली आना तो चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, लेकिन सिंस डाइपोल को हम लोग ले रहे हैं तो डाइपोल को पूरे को ही यहीं पर निपटाते हुए चलेंगे, कुछ भी छोड़ना ही नहीं है जिससे बाद में परेशानी होगी। बाद में फिर डाइपोल को उठा के लाओ फिर पढ़ो, रादर देन यहीं पे पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं? खत्म कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर जी, जब ऐसा कर रहे हैं तो क्या मतलब बेसिकली कौन सी चीजों की हम पे हमारे यहाँ पर बातें हो रही है, कुछ हमें पता तो लगे। तो देखो क्या होता है कि हम लोगों ने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये बात तो तय है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे पास में डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना अभी बाकी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की ही पूरी कैलकुलेशन को खत्म कर लेते हैं, ताकि बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म वाला बच जाए, जो कि छोटा सा डिस्कशन का सेक्शन है, उसे हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है। सो हमारे पास में अगली हेडिंग आएगी, वो ये है कि हेडिंग पहले लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या चीजें पढ़ने वाली है। हेडिंग है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इस पे डायरेक्टली सवाल आते हैं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डाइपोल पर की आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो भैया मैं सबसे पहले वही काम करता हूं कि आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने यहां पर तैयार कर लिया। ठीक है, क्या इसमें कोई परेशानी होगी? आई डोंट थिंक सो।
मान के चलो ये है आपका माइनस क्यू और इस लाइन को जोड़ दिया मैंने यहां पर प्लस क्यू, ठीक है। अब इस समय ये जो पोजीशन है ये आपका सेंटर वाली पोजीशन हो गई और ये वाला एंगल है θ1 मान लीजिए। कितनी मान लीजिए? θ1 मान लीजिए, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इस बात से तो आप एग्री करेंगे कि बेटा इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इस फोर्स के कारण यहां पर ये अपना एक क्या बनाएंगे, दो एंटी पैरेलल फोर्सेस हो गए, दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर, पैरेलल डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो गई, सीधा सीधा बोलूं तो। सो दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल, और जब ये कपल बनाएंगे तो इट विल, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक बात बताइए, यदि मैं इस समय इसको सिर्फ और सिर्फ एक एंगल थीटा कंसीडर करूं, θ1 बाद में हो जाएगा, लेकिन मान चलिए एक एंगल थीटा है, तो यहां तक यदि मैं इसे लेके आया हूं तो इसको यहां तक लेके आने में क्या मैंने कोई ना कोई वर्क डन किया होगा? डेफिनेटली किया होगा। सोचिए यदि इस डाइपोल को यदि मैं छोड़ दे रहा हूं तो इट इज ट्राइंग टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज ट्राइंग टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यदि इसको यहां पर बांध के रखा हुआ है, इसका मतलब आई हैव डन सम एक्सटर्नल वर्क, या मैं बोलूं कि एक्सटर्नली मैंने कुछ तो भी कार्य किया होगा, या किसी एक एक्सटर्नल एजेंट ने यहां पर कुछ ना कुछ क्या किया होगा, कार्य किया होगा। यस और नो? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। इफ वी हैव डन सम वर्क, तो इसका मतलब वो जो वर्क डन है वो गया कहां? That work done will be stored in the form of potential energy of this electric dipole which will be situated at an angle थीटा। यस और नो? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे करें? तो हमने माना कि लेट्स से कि भैया ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की इनिशियल पोजीशन थी, इसको यहां से हम लोग कहीं यहां वाली पोजीशन पर लेके आ गए माइनस क्यू, और ये ठहरा आपका प्लस क्यू, और ये वाला जो एंगल है वो है आपका θ2, ठीक है। सो भैया यहां पर जो सिचुएशन है, ये जो वर्क डन कर रहे हो आप, ये रोटेशनल का वर्क डन है, तो आपको रोटेशनल के फॉर्मूले याद होना चाहिए। बेसिकली देखो, यदि आप जानते होगे तो आप ऐसे लिखते होंगे F.dx बराबर है, तो जब आप रोटेशनल में चले जाओगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा, τ.d थीटा। ये बस फर्क होगा एंड नथिंग एल्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बराबर है। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स विल बी τ.d थीटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो F इंटीग्रेशन F.dx, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क तो बेटा τ.d थीटा। ये देखो, आप सोचिए यदि आप इसको और θ1 से θ2 लेके जा रहे हैं तो आपको एक टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब कई लोग बोलेंगे सर टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, फोर्स प्रोवाइड करें, तो ट्रांसलेटरी आपको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन रोटेशनली क्योंकि ये घूम रहा है तो यहां पर टॉर्क बन जाएगा। तो बेटा मैंने लिख दिया W बराबर इंटीग्रेशन τ.d थीटा। लेकिन अब आप एक बात जानते हैं, टाउ बराबर क्या आएगा, तो टाउ बराबर आएगा PE sin थीटा। यस और नो? क्या ये बात आप जानते हैं या नहीं जानते? तो आप बोलेंगे सर ये वाली बात तो जानते हैं। तो टोटल वर्क डन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, देखो इसको θ1 पोजीशन पे पहले था, देखो θ1 पे पहले था, ये इनिशियल है और ये बेटा फाइनल है, तो यहां से यहां तक घुमाना है, तो ये PE sin थीटा डॉट डी थीटा। देखो मैंने यहां पर इसे रखा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो E कांस्टेंट है और P हमेशा कांस्टेंट रहेगा डाइपोल के लिए। तो बेटा आप लिखोगे W बराबर PE इंटीग्रेशन साइन थीटा डॉट डी थीटा और θ1 से θ2। इस बात को ध्यान रखना, यहां पर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन हो सकता है, बट दैट विल नॉट बी फॉर यू, आप लोगों के लिए नहीं होगा। लेकिन हाँ, जेई एडवांस वगैरह वाले बच्चों के लिए, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल दे देते हैं, और उनको एक चीज और सिखाई जाती है, कार्टेशियन। देखो उनका कैसे होता है ना, मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है, तो हम लोग जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखते हैं, शायद अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होता है सर, जिसमें एक्स वाई जेड होते हैं, जो हम लोग वर्क एनर्जी पावर में भी सीखते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स F बराबर माइनस du/dr वगैरह जो सीखते हैं, तो वहां पर जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन किए थे वो सिंपल वाले थे। लेकिन यदि जेई एडवांस लेवल वगैरह पे बात करें तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को दे सकते हैं आर, और मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं जो एक्स और वाई पर डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन उस एक्स और वाई में आप इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ तो τ.d थीटा में गाड़ी अटका दोगे। तो उस केस में फिर मतलब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको उसे आर और थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बच गए, सही सलामत है, ठीक है, ओके। चलो तो अब आपको सिर्फ साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको आता होगा। देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, और जब इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा। फिर से बोल रहा हूं,
साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो अब आप इसे अगले पेज पर लेके चले जाइए। तो अगले पेज पर मैं लिखूंगा W बराबर पीई तो कांस्टेंट रहा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपने लिख दिया माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट लगेगी थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। सो इट इंप्लाइज आई कैन से दैट W बराबर पीई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। सो जो आपने जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क जो भी आएगा वो आएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ये अब देखो यहां से आपको फिर वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थोड़े से आपको याद होने चाहिए। दिस इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखो सवाल सुनिए, इसमें सवाल जो बनता है वो है कि भैया वर्क डन बाय, अभी फोर्स लिखो या टॉर्क लिखो, कुछ भी लिखो, एक मिनट, मैं बोल रहा हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखो या टॉर्क लिखो टू रोटेट द डाइपोल, रोटेट द डाइपोल। देखो ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। रोटेट द डाइपोल फ्रॉम पोजीशन थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 में आप इसे रोटेट कर रहे हो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क, कुछ भी लिखा होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, थीटा 1 टू थीटा 2 के लिए ये यहां पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, एक्सटर्नल वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आई? मतलब यदि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखो एक काम करते सीधे सीधे सवाल भी कर लेते, साथ ही साथ में लगे आतो सवाल, टाइम है क्या हमारे पास? देखो वैसे भी मैं आज का लेक्चर लंबा लेने के मूड में, इलेक्ट्रिक डाइपोल को पूरा निपटा के ही मानूंगा आज छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे 1.5 घंटे लग जाए, चाहे 2 घंटे लग जाए, चाहे 1.25 घंटे में निपट जाए, वॉट एवर इट बी, आज निपटा देंगे इसको। देखो मैंने बोला कि क्वेश्चन है हमारे पास में एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हटा इसको, डाइपोल मोमेंट ऑफ a dipole is P, of a dipole is P, ठीक है, मैंने P दिया है, नंबर नहीं दे रहा हूं, is placed in uniform electric field E। ये बात समझ में आ गई, मतलब P और E दे दिया। सवाल यहां से शुरू हो रहा है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, find work done by external agent to rotate it from position of 37 डिग्री टू 53 डिग्री। लो भाई सवाल हो गया आपके सामने, करो सवाल। तो क्या आंसर आएंगे जरा फटाफट से देखिए। तो करना कुछ नहीं है, अब देखो यहां पर बस सवाल के अंदर में ध्यान नहीं रखना है, जीप कट गई, हाँ कट गई मतलब कट के सही नहीं आई, दांत के नीचे आ गई। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट इट फ्रॉम पोजीशन ऑफ 37 डिग्री टू 50 डिग्री। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, जब नथिंग इज मेंशन्ड, जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो बेटा आपका ये, जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो भैया जी आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और ये आपका ऐसा डाइपोल रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो हमने अभी फॉर्मूला सीखा है, W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो W बराबर आएगा पीई कॉस 37 माइनस कॉस 53 डिग्री। लो भैया जी एक सवाल आपके लिए ताजा ताजा, कॉस 37 डिग्री कितना होता है? ये आता है 4/5 माइनस कॉस 53, 3/5 सॉल्व कर लीजिए। W बराबर आएगा कितना जी? PE/5 इज द आंसर। बोलो समझ में आया क्या? सर ये हलवे सवाल आएंगे क्या? बेटा यही हलवा सवाल आएगा, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, ड्यूरिंग द एग्जाम आपसे यही हलवा सवाल नहीं होने वाला है। सर ऐसी बद्दुआ मत दो, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं चीजें क्या होने वाली है। कंफ्यूजन होने लगता है धीरे धीरे, मैंने अभी तक कुछ आगे का टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करी, अगली टर्मिनोलॉजी आते देखो अब क्या होने वाला है। देखो ये मैंने सिखाया है आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट लिख दिया, सीधी सीधी कहानी।
नाउ यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी तो वर्क डन पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है? यदि पूछा जा सकता है तो बेटा जी यहां पर आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी माइनस टाइम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को ध्यान रखना। और तो इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि आपको लिखना है तो वो लिखा जाएगा माइनस टाइम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और यदि ऐसा होता है तो आप लिखोगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस टाइम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है पीई, और ब्रैकेट के अंदर में कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। यस और नो? सो यहां पर अब सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि बेटा ऐसे ही याद रखना। तो इसका मतलब यह है कि जो पहला सवाल था उसके आंसर में माइनस का फर्क आएगा। तो मैं यही आपको समझाने वाला हूं कि भैया जी ऑप्शन में जो आपका ये आपने निकाला है ना P/5, तो ऐसे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक प्लस P/5 मिलेगा और एक माइनस का P/5 मिलेगा। और वहीं पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सा वाला लिख दें और कौन सा वाला रहने दें। ठीक है, श्योर? बात पकड़ में आ गई? यदि बातें आपके पकड़ में आ गई हैं तो बस यहां पर छोटा सा पॉइंट मैं आपको वर्क एनर्जी पावर से रिलेट करवाना चाहूंगा। बेटा यदि ये पॉइंट समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही हो तो आप वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में जाइए, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट होगा, उसे आप सीख कर वापस से लौट के आ जाइए। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर साथ ही साथ में चीजें बताते चल रहा हूं, वही चीजें हैं जो वहां पर बोली गई हैं वही यहां पर बोला जा रहा हूं। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। हिंदी मीडियम संरक्षी बल होता है। कैसा होता है? संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जब कभी भी एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात करी जाती है तो आपको एक बात और पता होना चाहिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, या मैं डायरेक्टली लिख दूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर आता है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? सो बस इसी चीज को आपको यहां पर पकड़ना है। यदि इसी चीज को आप यदि यहां पर इस चीज को यदि आप यहां पर पकड़ पाए तो बस आपका काम हो गया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार यहां से यदि मैं देखूं तो एक काम करता हूं, इसको यदि मैं लिखता हूं ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो एक काम करता हूं, ऐसे ना लिखने के बजाय ऐसे वाली लिख देता हूं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वर्क डन आ रहा है हमारे पास निकल के। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, पीई फाइनल माइनस का पीई इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर का पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अरे क्या ये बात सही है? सर जी बात तो सही लग रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा है ना, अभी भी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक काम करते, रुको 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 रुको, मैं इनको छोटे छोटे लेटर्स में लेके आता हूं और अगले पेज पे लेके जाता हूं जिससे आपको और थोड़ा सा समझ में आए। वो ये है, देखो ध्यान से सुनना, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आएगा माइनस का पीई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ठीक है, ये वाली बात सही है। और मैंने इस साइड में लिखा हुआ था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर माइनस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये बातें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, उन्हीं को मैंने वापस से रिपीट कर दिया। अच्छा सर जी, रिपीट करने का फायदा, एक और पॉइंट समझाता हूं, इसको मैं यहां पर बीच में लिख रहा हूं। वो ये है कि बेटा ये तो आपके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और यहां पर ध्यान से देखिए थीटा 1 से आप जा रहे हो थीटा 2, तो ये जो थीटा 1 है वो आपका इनिशियल पोजीशन है और थीटा 2 जो है वो फाइनल है। देखो ये फाइनल है और थीटा 1 आपका इनिशियल है, तो मैं लिख देता हूं क्या, थीटा 1 जो है वो है आपकी इनिशियल पोजीशन और थीटा 2 जो है वो है आपकी फाइनल पोजीशन। सर ये सारी चीजें आप लिखवा क्यों रहे हो? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस राइटिंग? इतना सारा चीजें
बेटा वही सिग्निफिकेंस है, बस थोड़ी देर में आ ही रहा है आपके सामने। तो देखो मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं, पता है क्या, कि भैया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, तो मैं लिख सकता हूं माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ब्रैकेट बराबर माइनस टाइम्स पीई, और अरे यार ये सब पीपी हो रहा है क्या, एक पता लगा मैं कहीं जल्दबाजी में काट ना बैठूं। एक काम करो, देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं भैया, रीजन आपको समझा दिया, कल गलती से कहीं ऐसा नहीं हो जाए मैं पी से पी काट बैठूं, तो इसलिए मैं यू लिख लेता हूं। ठीक है, तो मेरे को वापस से लिखना पड़ेगा, मैं क्या लिख रहा था, हाँ तो बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, क्योंकि ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल बराबर का माइनस पीई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। सही है। अच्छा माइनस ने माइनस उड़ा दिया, तो यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। अच्छा एक बात समझिए, यू फाइनल का मतलब क्या है कि फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 बराबर पीई और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बोलो ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सर लिख तो बहुत कुछ सकते हैं आप, ये तो आपके मन की बात है, बट परेशानी ये है कि हमारे पल्ले थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लगने लग गया बाउंसर सा। बेटा बाउंसर उन्हीं को लगेगा जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाया है, इस पूरे पेज के अंदर में वही कॉन्सेप्ट है। यहां तक तो आपका फॉर्मूला आया, दिस इज द रिवीजन। बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसको याद नहीं आ रहा है वो याद कर लीजिए। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को लिख दिया है। सो यहां पर ये जो बन रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यहां पर ध्यान ये रखना है कि भैया ये है आपकी इनिशियल पोजीशन और ये है आपकी फाइनल पोजीशन। तो इजी का डिफरेंस है, बस आंसर आपके जो सवाल गलत होंगे तो वो माइनस के साइन के कारण होंगे, तो उसी चीज को मैं यहां पर डिटेल में लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि गलती ना हो। ठीक है, तो यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 बराबर ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पर एक अजम्पशन लेता हूं, माना कि लेट से इफ थीटा 1 बराबर 0 डिग्री हो जाए, थीटा 1 बराबर क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। बोलो काम सही है क्या? यदि थीटा 1 बराबर मैं 0 डिग्री ले लेता हूं, तो थीटा 1 बराबर 0 डिग्री लेने से काम बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले तो ये सोचो। एंड थीटा 2 बराबर थीटा मान लेता हूं। ठीक है, ऐसे थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, क्या हो जाएगा इस केस में, थीटा 1 बराबर 0 थीटा 2 बराबर थीटा। देखो इसमें ना थोड़ा सा ये करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या बोलते हैं, ध्यान देना पड़ेगा। यदि मैंने ऐसे लिया तो बेटा यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 कितना आ जाएगा, एक सेकेंड ना, यू थीटा 2 माइनस का यू थीटा 1 बराबर ये आएगा पीई कॉस 0 मतलब 1। ओके, तो नहीं काम बनेगा, रुक जाओ, समझ में आ गया। क्या करना पड़ेगा, सुनो मैं क्या कहता हूं, ध्यान से सुनिए, यहां पर ही आपको ये कॉन्सेप्ट आपको वहीं पे जाके देखने को वापस से मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट है मैं यहां पर बता देता हूं, वो ये है कि देखो यदि मैं इसमें से किसी एक पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर पाया, किसी भी एक पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैं मान के चलता हूं, जैसे मान चलो थीटा 1 यदि आपने जीरो लिया, तो बेटा थीटा 1 0 डिग्री पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है क्या? नहीं होगी, नहीं होगी। आपको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद। क्यों? क्यों? देखो पोटेंशियल एनर्जी पी और ई, पोटेंशियल एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी मतलब यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी आगे चल के समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट से आती है, तो वो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आने वाली है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग सिर्फ ये क्या है, इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, और हमें यदि सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि लेट्स से इफ थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो और थीटा 1 बराबर थीटा हो, ठीक है, थीटा 2 बराबर 90 डिग्री और थीटा 1 बराबर थीटा हो, तो आप लिखोगे u 90 माइनस u थीटा बराबर पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90।
मतलब इसे देखो ध्यान से सुनिए, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहां पर और मॉडरेशन कर देता हूं मैं। यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन बराबर आ रहा है पीई कॉस थीटा वन माइनस का पीई कॉस थीटा टू। सही बात है कि नहीं? बेसिकली मैं चाहूं तो मैं पहले से एक स्टेप में कर सकता हूं। जिनको ये कॉन्सेप्ट याद है उनके लिए, उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं यहां पर आपके लिए क्या बोल सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भैया कैसे, देखो एक स्टेप को लिख दिया हूं मैं, इस स्टेप को मिटा दूं क्या इसी स्टेप को, क्योंकि यहां पे जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज लग रही है मेरे को। यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन बराबर माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस ऑफ माइनस का पीई कॉस थीटा वन। जिनको समझ में आ गया होगा तालियां, नहीं आया कोई बात नहीं, यहां पे रुकिए, यहां पर आएगा उनके लिए। तो मैं इसे लिख सकता हूं बेटा पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस 90, यस और नो, और ये आएगा आपका u90 माइनस का u थीटा। सही बात है कि नहीं? अच्छा, यदि ये समझ में आया है तो बस थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैं इसको ऐसे लिख दूं u90 माइनस का u थीटा बराबर माइनस का पीई कॉस 90 और माइनस प्लस पीई कॉस थीटा। बोलो यहां तक समझ में आया? सर ये किया क्या है आपने? उल्टा सीधा ही तो लिखा है। बिल्कुल सही बात है, उल्टा सीधा ही लिखा है। सो यहां पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं अभी, और वो एडजस्टमेंट देखिए मैं इस प्लस को मिटा सकता हूं क्या? यस। और प्लस को मिटाने के पश्चात क्या मैं एक माइनस और इसको माइनस ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता? तो बस लिख सकता हूं। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से आप कह सकते हो कि u90 जो है वो आएगा माइनस का पीई कॉस 90 के बराबर, और u थीटा जो है वो आएगा माइनस का पीई कॉस थीटा के बराबर। ये स्टेप को ध्यान से देखिए बस, u90 जो आ रहा है वो माइनस पीई कॉस 90 आ रहा है, और u थीटा जो है वो माइनस पीई कॉस थीटा आ रहा है। वही चीज मैं यहां पर आपको करने की कोशिश करी है, वो ये है कि u थीटा टू माइनस का u थीटा वन लिखा है, तो u थीटा टू मतलब पहली वाली टर्मिनोलॉजी, तो क्या ये माइनस का पीई कॉस थीटा टू हो गया, और u थीटा वन मतलब बाद वाली टर्मिनोलॉजी, तो माइनस का पी कॉस थीटा वन आ रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं डायरेक्टली कि, और वो क्या है, वो ये कह सकता हूं कि भैया कि u एट थीटा बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा बन रहा है। u थीटा बराबर मतलब एट थीटा एंगल पर जो पोटेंशियल एनर्जी बन रही है वो माइनस का पीई कॉस थीटा बन रही है। ये क्या हो गया, चल रहा है ना? हाँ, कई बार ऐसे रुक जाते हैं। तो u थीटा बराबर माइनस का पी कॉस थीटा आ रहा है। सो यहां से हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको लिख तो दिया है u थीटा बराबर का माइनस का पीई कॉस थीटा, तो इस पर डायरेक्टली सवाल बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आएगी, इस बात को ध्यान रखना। अब इसको यदि मैं थोड़ा सा और लिखूं तो u थीटा कैन बी रिटन एज माइनस टाइम p वेक्टर डॉट e वेक्टर। u थीटा कैन बी रिटन एज माइनस टाइम p वेक्टर डॉट e वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि भैया जी यदि आपके पास में सिचुएशन ऐसे है कि इफ p वेक्टर बराबर को आपको दिया है px i कैप प्लस का py j कैप प्लस का pz k कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपको पहले भी गिवन था ex i कैप प्लस का ey j कैप प्लस का ez k कैप, तो आपको यदि पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो आप लिखोगे u बराबर दोनों का मल्टीप्लाई करके, तो px ex प्लस का py ey और प्लस का pz ez। पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्टली लिखी जा सकती है, लेकिन जब टॉर्क के सवाल होते हैं तो उनमें हम लोगों को थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है। क्यों? देखो अब देखो यहां पे सुनिए, ये तो यदि आपको गिवन है तो यहां से दो चीजें एग्जामिनर पूछ सकता है। एक पूछ सकता है u, तो आपने लिख दिया p वेक्टर डॉट e वेक्टर, और साथ में माइनस को मत भूल जाना, माइनस और है बेटा साथ में, माइनस को मत भूल जाना, नहीं तो पता लगा माइनस ही गायब हो गया। और दूसरा पूछ सकता है टॉर्क वेक्टर बराबर, और वो आएगा बेटा p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। इन दोनों पर सवाल पूछे जाते हैं, हर दूसरे तीसरे साल में इस पर सवाल होता ही होता है। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? यदि सवाल समझ में आ गया है तो बेटा एक बात बताइए, मैं सवाल पूछ लेता हूं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया है P, जिसको मैंने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, वो गिवन है E, थीटा बराबर 37 डिग्री है,
तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। अब ये साला ये P और ये P और इसमें फॉर्मूले में भी P आ जाता है, कोई बात नहीं, तो U बताना है। तो आप लिखेंगे बेटा U बराबर का माइनस U एट थीटा बराबर का माइनस का PE कॉस थीटा होता है। तो U एट 37 डिग्री माइनस का PE कॉस 37 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा U एट 37 डिग्री का माइनस का 4/5 PE। लो भैया जी, एक और सवाल यहां पर हो गया है। अब यहां पर मैकेनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि जैसे ही टॉर्क आता है ना सवालों के अंदर में, तो सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है कि मतलब ऐसे अलग अलग सवाल और दुनिया भर के सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है। सवाल कैसे पूछूं मैं, सवाल कैसे पूछूं मैं? देखो बेसिकली तो मेरा अभी यदि टारगेट देखोगे तो मेरा टारगेट है अभी सवालों को कैसे लेके आया जाए, सवालों को कैसे लेके आया जाए। टॉर्क और इससे रिलेटेड मतलब यदि मैं मान के चलता हूं, चलो ठीक है, एक सिंपल सा सवाल कर लेते हैं। अच्छा, मैंने वर्क डन का सवाल तो करवा लिया ना, 37 डिग्री से 53 डिग्री वाला। हाँ तो हो गया ना, फिर कौन सा वर्क डन का सवाल हो गया। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल का सवाल करवा दिया मैंने, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का करवा दिया, उसमें माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। टॉर्क का मैंने सवाल करवा दिया, पोटेंशियल एनर्जी का मैंने सवाल करवा दिया। एक एक सवाल करवाएं, आई नो दैट, बट ये सीधे सीधे बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला बेस्ड सवाल है, तो इसमें कोई आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब अलग अलग तरीके के सवाल एक बार आप क्या बोलते हैं, बुकलेट के अंदर में एग्जाम्पल नंबर 22 और 23 को जरूर देखना। ठीक है, उसके अंदर में काफी अच्छे सवाल दिए गए हैं। अब यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, एक सवाल और मैं आपसे करवाना चाहूंगा। करवाऊं कि नहीं करवाऊं थोड़ा सा। अब देखो मैकेनिक्स जिसको आ रही होगी उनके लिए सवाल आसान होंगे, लेकिन जिनको मैकेनिक्स नहीं आ रही उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। वो ये है, मान के चलो क्वेश्चन है आपके पास में। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सबको आता है क्या? नहीं आता है तो परेशानी होगी, और निकालना आता है तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेट्स से मेरे पास में दो चार्ज पार्टिकल है, टू चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्जेस प्लस q एंड माइनस q। देखो ये सवाल ध्यान सुनिए, मैंने सिर्फ चार्जेस का मास दे रखा हूं। यदि मैं इसमें एक काम कर सकता हूं, चलो करते हैं, सवाल बड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को। एक काम करता हूं, लेट्स से क्वेश्चन है हमारे पास में, देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m। सवाल को साथ में लिखते चलिए, ईच ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस q एंड माइनस q रिस्पेक्टिवली। क्रमशः उनके चार्जेस दे रखे मैंने। आर joined with a rod of mass m। एक रॉड से जोड़ दिया, उसका भी मास कितनी है m, and length l such that the system forms डाइपोल। इस सिस्टम ने क्या बना दिया, डाइपोल बना दिया। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, डाइपोल बना दिया। और क्या कर रहे हैं, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोगों ने यूनिफॉर्म, देखो अभी तक मैं अभी भी वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट 53 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं भी बोला है तो आपको समझ में आना चाहिए, फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से 53 डिग्री पर रखा हुआ है। सो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यदि मैं मान के चलता हूं E है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ E है, क्योंकि हमारा डेटा नहीं है, मतलब मैंने कहीं भी नंबर नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही डेटा दिया है। अब सवाल ये है कि मान के चलो, पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इफ इट इज रिलीज्ड then find
एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो जिनको ये नहीं आ रहा है उनके लिए मैं समझा दूं कि भैया देखो एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में। और एंगुलर एक्सेलरेशन में देखो एक बात याद रखना, हमेशा टॉर्क से रिलेटेड सवाल होता है। टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा करना होता है, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये पूछा जाता है जस्ट आफ्टर रिलीज, इस बात का ध्यान रखना, जस्ट आफ्टर रिलीज पूछा जाता है। यदि नहीं भी बोला है तो समझ जाइए वही पूछा होगा। और ये सिंस पूरा सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है तो यहां पर भी आप टॉर्क लिखना जानते हो। टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, यस और नो, बस यही कहानी होती है। तो भैया हम यहां पर इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए और आपका अल्फा आ जाएगा। देखो क्या, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे पीई साइन थीटा, बराबर है थीटा एंगल पर जो भी टॉर्क लगेगा, बराबर यहां से आपका लगेगा आई इंटू अल्फा। सो आई कैन से दैट अल्फा विल बी इक्वल्स टू पीई साइन थीटा अपॉन आई। अब यहां पर एक ही परेशानी है, देखो P कितना लिखा जाएगा, तो P आएगा आपके पास में Q इंटू एल, Q इंटू एल, ठीक है। E आपका E ही आएगा, थीटा बराबर है 53 डिग्री, सो साइन थीटा बराबर आएगा साइन 53 मतलब आएगा 4/5 आ जाएगा। अब रह गया क्या I, तो बेटा I बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक बात ध्यान रखिए, ये ऐसे बना दिया, देखो इसका मास m है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। और अब यहां पर एक बात को समझिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बताए थे उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको चलना है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा, तो बेटा व्हेन इट इज फ्री टू रोटेट, जब ये सिस्टम फ्री है घूमने के लिए, तो ये आपकी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, मतलब इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो इस m मास वाले के लिए आएगा आपका कितना, ml/2 का होल स्क्वायर, प्लस इस वाले m मास के लिए भी आएगा ml/2 का होल स्क्वायर, प्लस देखो इसको रॉड से कनेक्ट किया जिसका मास m है। यदि रॉड नहीं होती या मास लेस होती तो उसे हम लोग 0 कंसीडर कर लेते थे, लेकिन यदि मास दिया है तो बेटा इसका आ जाएगा कितना, ml/12, ठीक है। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड तो ml/3 फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो भैया मैंने सब वैल्यूज निकाल दी आपके सामने। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस एंड यू विल गेट द आंसर फॉर दिस, यस और नो। सवाल समझ में आया? मतलब ये आपकी मैकेनिक्स है जो अब आपको आनी चाहिए। यहां से आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन है वो तो टाउ बराबर पी साइन थीटा है, उसको हमने मैकेनिक्स के आई इंटू अल्फा से रिलेट कर दिया और वहां से सारी वैल्यूज निकाल के आपके सामने रख दिए। देखो इनको यहां पर पुट कर दीजिए, यू विल सॉल्व इट। इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट देन यू विल गेट द आंसर ऑल्सो। देखो यदि मैं करता हूं, थोड़ी सी कर देता हूं कसरत, तो आई बराबर आ जाएगा ml/4 प्लस का ml/4 प्लस का ml/12। तो एलसीएम ले लीजिए, 12 तो एलसीएम ही आएगा, तो 4 तिया 12, 3 3 और 3 6 और 1 7, तो ये आएगा 7 ml/12। कितना आ रहा है, 7 ml/12। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज। तो बेटा ऑल दी वैल्यूज को पुट करने पर आपको मिलेगा अल्फा बराबर P मतलब Q इंटू एल इंटू ई इंटू साइन 53 आया था 4/5 अपॉन ये आएगा 7 ml/12। अब आप सोच लीजिए, इसको पुट करने पर, सॉल्व करने पर अल्फा की वैल्यू आएगी कितनी, एक एल से तो एक एल कट जाएगा, बाकी कुछ कटने लायक है क्या, नहीं। 12 24, अरे बाप रे, 48 QE अपॉन 35 35 ml। बेटा ये आपका अल्फा का आंसर आ रहा है मेरे पास में निकल के। आगे कुछ कटने लायक पोजीशन आपको कहीं दिख रही है क्या, 57 35 सचिन 42 749, मेरे को तो कुछ कटने लायक दिख नहीं रहा है। और यहां पर यदि मैं देखूं 53 डिग्री साइन 53 डिग्री मैंने सही लिखा हुआ है, इसमें तो कोई परेशानी। देखो क्या होता है ना, कई बार हम लोग जल्दबाजी में कुछ ऐसी वैल्यू को लिख जाते हैं जो हमें क्या बोलते हैं गलत लग जाती है। मतलब साइन थीटा साइन 53 डिग्री मैंने सही लिखा है ना। देखो एक बार सोच लेते, तो 1037 3/4 होता है, 1037 3/4 होता है, मतलब साइन 37 3/5 आएगा, और ये 3/5 है तो ये 4/5 आएगा। तो मैंने सब कुछ सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो क्या बोलते हैं उसके दूसरा, इसको जरा देख लेने तो एलसीएम 4 तिया 12 आएगा, 3 और 3 6 और 1 7, ml² कॉमन, एलसीएम 12 3 + 3 6 + 1 7 7 ml²/12 सही लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका शायद
वो जो क्या बोलते हैं बुकलेट है, बुकलेट के अंदर मेरे को जहां तक याद है 16 QE/7 ml है। 5 से कटने लायक तो ऐसा डेटा तो आ नहीं रहा है मेरे पास। सो जस्ट मेक द करेक्शंस इफ देयर आर सम करेक्शंस। यहां पर कोई करेक्शन दिखता है तो उसको कर लेना। बट एक मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा लेवल के सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। नाउ इसमें वर्क डन रोटेट के लिए यदि सवाल पूछता है या कुछ भी सवाल पूछता है तो ये डिफिकल्ट सवाल हो गया अल्फा के लिए, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ लिया आपके लिए। हालांकि इस लेवल के सवाल यहां पर पूछना आपके लिए थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी आप लोगों के साथ मेरी, ऐसा सवाल पूछता है। लेकिन हाँ यदि पूछता है तो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक और मैं बता दूं आपको सवाल में, वो ये है कि आपको जनरली ये जो रॉड मैंने कंसीडर करी है ना एम मास की, वो नहीं कंसीडर करवाएगा यदि आपसे पूछता है तो। यदि आपको पूछता है तो उस एम को वो कंसीडर नहीं करवाएगा, और उसको कंसीडर नहीं किया तो ये ml²/12 यहां से खत्म हो जाएगा। फिर आपका सिर्फ इतना सा लेवल बच जाएगा। क्या ये सवाल थोड़ा ज्यादा लेवल का डिफिकल्ट हो गया? डिफिकल्टी लेवल हाई हो गई? यस, बहुत ज्यादा हाई हो गई। मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करता हूं तो सच में हाई हो गई। लेकिन यदि मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ी सी देर के लिए साइड में रखता हूं तो हाँ बेटा ये भी चीजें आपको आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? श्योर हैं? ओके। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, एक बात मैं बताता हूं आपको। देखिए सुनिए, क्या होगा कि भैया आपका ये ठहरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ठहरा आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला सही बात है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में मान के चलिए ऐसे छोटे से एंगल थीटा पर ये आपका डाइपोल रखा है, ठीक है, ये आपका डाइपोल रखा है छोटे से एंगल थीटा पर। अब हो क्या रहा है, हो यहां पर ये रहा है कि इस पर लग रहा है एक टॉर्क जिसके कारण ये इधर घूमने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आप बोलोगे यस कोशिश तो कर रहा है। अब सोचिए जब ये घूमेगा तो ये ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो इस पर यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स F लगेगा, इस पर यहां पर फोर्स F लगेगा, नेट टॉर्क जनरेट होगा। नेट टॉर्क के कारण ये ऐसे आ जाएगा। मतलब आप जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इट ट्राई टू अलाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? क्या ये बात आप जानते हैं? यदि ये बात आप जानते हैं तो यहां पर समझिए हो क्या होगा। यदि मेरे को ये एंगल बहुत ही छोटा सा एंगल है, मतलब मैंने क्या किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल पे मैंने एक्सटर्नली एक टॉर्क लगाया और इस एक्सटर्नली टॉर्क के कारण ये एंगल जो बना है वो बहुत ही छोटा सा एंगल, छोटा सा एंगल है, छोटा सा एंगल है, छोटा सा एंगल है। तो होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही मैंने टॉर्क लगा के यहां तक पहुंचा छोड़ दिया तो इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ, दिस इलेक्ट्रिक डायपोल विल ट्राई टू, ऐसे करना चाहिए मैंने, है ना, ऐसे, इट दिस इलेक्ट्रिक डायपोल विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए इस पर टॉर्क लगा। अब ये सोचिए ये टॉर्क इसको यहां पर लाएगा तो क्या यहां पर रुक जाएगा? नहीं रुक पाएगा। क्यों? टॉर्क के कारण जो मूवमेंट होगी वो उसके कारण और आगे चला जाएगा। तो ये नई पोजीशन जो इसकी बन रही होगी वो तो कहीं यहां पर ऐसे बन रही होगी, ये एंगल थीटा पे। बात समझ में आ रही है? दिस विल बी द न्यू पोजीशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये जो डाइपोल है ना, जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा हुआ है, वो जाके कोशिश उसने करी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर जाए, लेकिन बेटा वो ऐसे ऐसे करने लग जाएगा, और ऐसे ऐसे करने लग जाएगा तो इसका मतलब यहां पर आएगी ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगी। ये कौन सी मोशन हो जाएगी? ऑसिलेटरी मोशन, जहां पर टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। मतलब बेसिकली ये है आपका एंगुलर एसएचएम। आपके पास में दो तरह के एसएचएम होते हैं, एक होता है लीनियर एसएचएम और एक होता है एंगुलर एसएचएम। अब ये जो टॉर्क लगा, देखो ये ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ टॉर्क हुआ। इसका मतलब ये है, देखो ये इसको यहां पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। और जब कभी भी रीस्टोरिंग टॉर्क लिखा जाता है तो उसमें माइनस का फॉर्मूला लगता है। मतलब आपका ये जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा माइनस का पीई साइन थीटा। ये कितना लग रहा है? टॉर्क बराबर है माइनस का पीई साइन थीटा। सिंस मैंने यहां पर एक बात कंसीडर करी कि थीटा इज वेरी स्मॉल। मैंने क्या बोला है? थीटा इज वेरी स्मॉल। छोटे से एंगल थीटा के लिए आई कैन से दैट साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो बेटा यहां पर टाउ बराबर जो आएगा वो आएगा माइनस का पीई थीटा। टाउ बराबर कितना आएगा?
माइनस का पीई थीटा। और यदि ये बात आपको आ गई तो अब आप फिर से ऑसिलेशन चैप्टर में चले जाइए और वहां से फिर आपको रिकॉल करना पड़ेगा। सो आई यू विल बी राइटिंग टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा ऑल्सो। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम। यदि दोनों चीजें सेम होंगी तो आप लिखोगे आई इंटू अल्फा बराबर माइनस का पीई थीटा। यस और नो, कैन यू राइट लाइक दिस और नो? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यदि ऐसा लिखा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी एंड ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी। सो अगले पेज पर जाना मेरी मजबूरी है, लेकिन यहां पर मैं लिख रहा हूं तो अल्फा कैन बी रिटन है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यस और नो? लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि भैया आप लिख रहे होंगे आई इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर पीई थीटा। यस और नो? अलॉन्ग विद द माइनस साइन, अलॉन्ग विद द माइनस का साइन। तो बेटा यहां पर हम लोग इसको यदि थोड़ा सा और यहां पर एडिशन में करता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो आई विल बी राइटिंग डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इंटू आई प्लस का P इंटू ई इंटू थीटा बराबर 0। अब I से मैंने कर दिया डिवाइड, तो ये बन जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का Pe अपॉन आई इंटू थीटा बराबर 0। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM। यदि ये एंगुलर SHM की इक्वेशन यहां पर बन रही है तो बेटा यहां से हम लोग इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं, और वो जो टाइम पीरियड आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी नहीं आएगा। ये तो पता लगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी लिख दिया। बिल्कुल इसके जैसे ही लिखना है, t बराबर 2 पाई। देखो l का मतलब हुआ करता था लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेकिन यहां पर लेंथ ऑफ द पेंडुलम नहीं होता है, यहां पर हमको डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करना होता है। तो मतलब l लीनियर पैरामीटर है तो उसका एंगुलर पैरामीटर आप लिखोगे थीटा, और नीचे g एक्सेलरेशन है, लीनियर पैरामीटर है उसका, यहां पर लिखोगे अल्फा। तो t बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ थीटा अपॉन अल्फा। तो यहां से जरा देखिए, यहां पे तो समझ में नहीं आ रहा अल्फा और ये थीटा और ये क्या है, मतलब कैसे लिखा जाए, मतलब कैसे चीजों को रिलेट करूं मैं, वही समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं। देखो एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग धीरे धीरे करते हुए चलें, और एक तरीका ये होता है कि हम लोग सीधा सीधा लिख दें। और सीधा सीधा लिखते हैं तो हम लोग देखो ऐसे भी कर सकता हूं, मतलब मैं इसको रिलेट करवा सकता हूं आपको कुछ इस प्रकार से। कैसे? ध्यान से सुनिए, जिनको ये कॉन्सेप्ट याद है, SHM लीनियर SHM a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर x और एंगुलर SHM अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा, याद है कि नहीं है? यस और नो? सर वो तो ठीक है ये रिलेशन, पर ये यहां पर कहीं दिख नहीं रहा है। अरे दिख नहीं रहा है ना, अरे दिख नहीं रहा है ना? ओ तो जरा देखिए, इस रिलेशन पे आ जाइए। सर आज है ना बहुत टेढ़ा काम हो गया। देखो मैं इसको लिख के दिखा देता हूं, ये क्या है अल्फा, इसको इधर डाल दीजिए तो बेटा आप बन जाएगा अल्फा बराबर का माइनस का Pe अपॉन आई इंटू थीटा। अब तो आप सहमत हो गए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। यस और नो? तो अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा कर दिया, तो आप कह सकते हो क्या ओमेगा स्क्वायर बराबर का Pe अपॉन आई? अरे कह सकते हो। और यदि मैं रूट ले लेता हूं तो ओमेगा को लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ Pe अपॉन आई। यस, और ओमेगा को लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन कैपिटल T बराबर अंडर द रूट ऑफ Pe अपॉन आई। सो यहां से क्या मैं टाइम पीरियड को लिख सकता हूं उल्टा करके, ये 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई अपॉन Pe। यस और नो? अब तो ठीक है सर, अब शायद थोड़ा थोड़ा सा ठीक लगा। ये तो पूरा टॉपिक हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्यों छेड़ दिया ये वाला टॉपिक, नहीं छेड़ते तो चल जाता था। तो मैं आपको बता दूं, देखो मैं इसलिए कह रहा हूं ये वाला जो टॉपिक है सच में डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, ये उनके लिए ज्यादा आसान है जिनको 11th के पोर्शन आते हैं। तो आज बेटा आपको जाके इन पोर्शन को रिवाइज करना है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि आप इन चीजों को समझ पाएं। अब यहां पर एक बात और ध्यान रख लेना कि जब आप उसके अंदर में जाके देखोगे तो यहां पर आपको लिखा मिलेगा सेंटर ऑफ मास साथ में। कहां पर? ये 11th रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो
तो आप 11 की एनसीईआरटी को जाके देखना, उसके अंदर में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये लीनियर एसएचएम है, ये एंगुलर एसएचएम है। तो ये रिवाइज करना है। रिवाइज करने से आपको समझ में आएगा कि सर जी यही इक्वेशन है। मैं डायरेक्टली वहां पर देखो टाइम पीरियड लिखने का फॉर्मूला अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, तो मैं ऐसे लिखवाऊं ऐसे लिखवाऊं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट के साथ में परेशानी क्या होती है ना, ये वाले फॉर्मूले से लिंक नहीं कर पाते हैं। जब लिंक नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं कि भैया ये चीज जब लिंक ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसको रख के कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो उसको हटा देते हैं। तो मैं इस तरीके से कर लेता हूं, और इस तरीके से करने पर यहां पर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला रहा है टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास अपॉन पीई। P is not the potential energy but P is what? Electric dipole moment and E is the electric field, जिसके अंदर में हम लोगों ने इसको रखा हुआ है। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है कि सर के ऊपर से जा रही है? सर जी काफी टेढ़ा काम है ये, तो बिल्कुल टेढ़ा ही काम है। अब यहां से आगे हम लोग अपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा काम हो चुका है। अब यहां पर यदि सवाल एग्जामिनर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं नीट में इस पे सवाल नहीं आएगा। यदि सवाल पूछता भी है तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएगा, डेरिवेशन के बिल्कुल झमेले में नहीं पड़ना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सवाल डायरेक्टली पूछेंगे। अब यहां से आगे हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया मैं तो आज खत्म करके मानूंगा। तो वो है कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि ऐसा कोई टॉपिक हो तो उसे कैसे कवर करना है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में यदि डाइपोल को रखा जाता है तो क्या सिचुएशन बनती है वो जरा समझना है। मान के चलो देखो ये ऐसा आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर ये तो यूनिफॉर्म जैसा ही बना दिया। नहीं, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, जरा समझिए कि बेटा ये यहां पर माइनस क्यू है और ये यहां पर प्लस क्यू है, ठीक है। मैंने बोला लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब यहां का जो ई डैश मान लीजिए, यहां पर ई मान लीजिए, और ये ई डैश जो है वो ग्रेटर देन ई है। अब तो ठीक है, ऐसा बना सकता नहीं बना सकता। अब कई लोग बोलेंगे सर डायरेक्शन को, इसको जरा उसको तो समझाइए। तो मैं एक बात बता रहा हूं, मेरे को वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, मेरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर होता क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यदि मैं मान के चलता हूं कि इस पर एक फोर्स लगेगा और इस पर भी एक फोर्स लगेगा ही नहीं लगेगा, मैं बोला सही बात है। अब जनरली देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो इधर से इधर होती है, तो मैं इसे 1 मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा F1 वो किधर लगेगा और कितना लगेगा, तो आप लिखोगे F1 विल बी रिटन एज Q इंटू ई, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगा, सही बात है। और यहां पर देखिए F2 जो लगेगा वो लगेगा Q इंटू ई डैश, सही है कि नहीं। अच्छा, और ये किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, बराबर है। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो F2 इज ग्रेटर देन F1 क्योंकि ई डैश इज ग्रेटर देन E1। तो एक काम करता हूं मैं, रुको, आपको ऐसे नहीं, थोड़ा सा एनालिसिस करके ही समझाते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया F2 और यहां पर लिख दिया F1, तो इसका मतलब देखिए आपने लिखना है QE डैश और यहां पर लिख दिया QE, बराबर है। अब सिंस E डैश ग्रेटर देन E है तो इसका मतलब हो जाएगा कि QE डैश ग्रेटर देन QE आएगा, मतलब F2 ग्रेटर देन F1 आएगा। और यदि F2 ग्रेटर देन F1 आया है, यदि F2 ग्रेटर देन F1 आया है तो इसका क्या मतलब निकालोगे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। इसका मतलब यह है कि भैया जी आपका ये जो डाइपोल है इस पर एक नेट फोर्स आएगा और वो F नेट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा F2 माइनस का F1 दैट इज Q E डैश माइनस का QE, मतलब Q कॉमन तो E डैश E डैश माइनस का E दैट इज द नेट फोर्स। अरे ये तो सर वैसे भी आता था, यस आता था। तो अब बताओ ये यदि डाइपोल चलेगा तो किस डायरेक्शन में चलेगा, तो भैया ये चलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब हम लोग कह सकते हैं जब एक एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या है, पैरेलल है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका किधर चल रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम लोग कह सकते हैं
कि सर जी हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं, पता है कैसे, कि सर जी ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपका डाइपोल चला है इस डायरेक्शन में, समझ में आया। अच्छा, अब मैं यहां पर ध्यान से देखिए, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, इसका रीजन है क्योंकि आपको कंपैरिजन करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। अब हम लोग फिर से वही काम करते हैं कि भैया देखो, ये आपका इस बार ऐसा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई डैश है, ये ई है, ठीक है। और अब मैं इसको उल्टा लिख लेता हूं, मतलब एंटी पैरेलल बना लेता हूं, और आपके लिए सिचुएशन वही है, ई डैश ग्रेटर देन ई, मतलब ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला है आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आज है ना, आधे लोग तो भाई साहब सर में से बालों को नोच रहे होंगे, यस मैं जानता हूं। मान के चलो मैंने इसको रख दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, कहानी वही है, फिर से फोर्सेस की बात करते हैं। अच्छा, अब देखो फिर से देखो, ये आपका माइनस क्यू वाला, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, 1 इसको मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो आएगा F1, और ये F1 बराबर आएगा Q इंटू ई डैश, मैंने बोला सही बात है, और किधर आएगा बेटा, ये आएगा इस डायरेक्शन में, एम आई राइट, बिल्कुल सही है। और इस पर जो फोर्स आएगा उसे आप लिखोगे F2, और ये भी आएगा Q इंटू ई, देखो ये Q इंटू ई डैश आया, ये Q इंटू ई आया, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन आ रही है बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस डायरेक्शन में, सही बात है, मतलब सही बात है। अब फिर से ध्यान से देखिए, यहां पर F2 और F1 में ये है आपका QE और ये है आपका QE डैश। सिंस आप जानते हैं कि भैया E डैश ग्रेटर देन E है, मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है, मतलब F1 वाला फोर्स बड़ा है, तो जो भी F नेट आएगा वो आएगा आपका F1 माइनस का F2, बराबर है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, और इसका मतलब जो डायरेक्शन आएगी वो ये वाली आएगी। तो भैया यहां पर क्लियर कहानी ये है कि जब आपके एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सवाल हैं जिनको मैं करवा रहा हूं अभी बेसिकली। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, it will move towards weak electric field, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बोलो और जरा देख के बताइए। जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं, तो डाइपोल आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन यदि आपने एंटी पैरेलल रखा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। ये दो सवाल हैं जिसको मैंने यहां पर आपको करवाने की कोशिश करी है, क्या ये बात समझ में आ रही है। सो ये आपकी कहानी होती है। इसके अंदर में अब यहां पर जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, यदि आपको याद हो तो वो याद मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है कि हम लोगों ने फोर्स की बात करी थी, यदि आपको याद हो तो। याद है सर जी? याद तो है थोड़ा थोड़ा सा। वो फोर्स आया था Q इंटू ई डैश माइनस ई, एक बार आया था, यस और नो? मतलब सही बात है सर जी। तो इसको मैं लिख सकता हूं F बराबर Q इंटू डेल्टा ई, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? पहले तो इतना बता दीजिए। मैं बोला सर लिख तो सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात मैं यहां पर आपसे पूछता हूं। देखो ये सारा टॉपिक थोड़ा सा हायर साइड में जा रहा है, हालांकि नहीं भी कराऊं तो चल जाएगा, लेकिन क्या ना कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला वगैरह यदि पूछ लिया तो परेशानी हो जाती है, तो इसलिए बस हम लोग यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो नॉर्मल केस है, मान चलो आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे होगा, तो क्या करोगे? तो थीटा एंगल पे, मैंने बोला एट एंगल थीटा, ये सारा टॉपिक थोड़ा सा हायर लेवल साइड का बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा हायर साइड में, इतना भी हायर नहीं कि आप बिल्कुल डर जाओ, लेकिन हाँ थोड़ा सा हायर साइड में है, जिसको मैं अभी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि मान चलो डाइपोल इज एट, ये तो नॉर्मल कहानी हो गई। नॉर्मल कहानी के बाद में स्पेशल कहानी पे मैं बोला हूं कि इफ डाइपोल इज एट एंगल थीटा, डाइपोल इज एट एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी आती है? माइनस का पी कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं माइनस का पी वेक्टर क्रॉस, सॉरी डॉट ई वेक्टर, माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अच्छा, और यदि आपको फोर्स के बारे में एक चीज पता हो, वो ये है कि हम लोगों ने मैकेनिक्स में फोर्स पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी वाले चैप्टर में, F बराबर का माइनस का du बाई
dr। अरे ये तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बेसिकली इसे क्या लिख सकते हैं, F बराबर माइनस का du बाई dr का मतलब होता है ग्रेडियंट। मतलब आप इसे ऐसे लिख देते हो डेल्टा वेक्टर अपॉन डेल्टा वेक्टर ऑफ u। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से ही आएगी। तो यहां से यदि हम लोग इन चीजों को रिकॉल करें और इनको मिक्स करने की कोशिश करें तो हमारे पास में क्या बनेगा, सोचो। F इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बेटा मैंने यहां पे नहीं लगाया, F इज अ वेक्टर क्वांटिटी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी, और यहां पर ये ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप बोलोगे सर आ तो रहा है। तो अब आप सोचिए यदि मैं इसको रिलेट करूं तो कैसे रिलेट करूंगा? तो मैं रिलेट करूंगा F वेक्टर बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यस और नो? बोलो सही बात है। अब देखो ये दो माइनस तो आपस में कट मरेंगे, तो F वेक्टर बराबर बचेगा डॉट ग्रेडियंट ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यस और नो? तो मैग्नीट्यूड वाइज यदि मैं लिखना चाहूं इसे, तो मैग्नीट्यूड वाइज कैसे लिख सकता हूं? यहां पर ध्यान दीजिए, P जो होता है वो आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं F वेक्टर बराबर P और डॉट ग्रेडियंट ऑफ E। ग्रेडियंट ऑफ E इस प्रकार से लिख सकते हैं, या मैग्नीट्यूड के लिए लेके जाऊं, देखो यहां पर थोड़ा सा अपर साइड चल रहा है। यदि आप इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट का जो फॉर्मूला है उसको याद रख लीजिए, वो ये है F कैन बी रिटन एज P इंटू DE बाई DX। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, F बराबर का P DE बाई DX, जिसको आप लोगों को याद रखना है। और ये हम लोग बात कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड की। फोर्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और ये डाइपोल मोमेंट गिवन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। यदि सवाल बना तो इसी पर बनेगा। मैं जानता हूं बेटा यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि उसने सवाल पूछा ना एग्जामिनर ने नीट में, तो वो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पर पूछेगा। वो सवाल फॉर्मूला क्या होगा? P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्शन में दे रखा होगा और फोर्स आपसे पूछा गया होगा। आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? अब यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मैं बोलूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है जो चलता है। इसके साथ में एक और टॉपिक होता है जो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है, जिसके फॉर्मूले में आपको बता दूं डायरेक्टली याद रखने हैं। वो क्या? एक बात बताइए, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मान के चलिए यहां पर एक डाइपोल रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इससे यहां से सेंटर से r दूरी पर मैंने एक चार्ज रख दिया। मान के चलो ये है 1 कूलम का चार्ज यहां पर रख दिया। तो क्या मैं इस पर फोर्स बता सकता हूं? फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज क्या मैं बता सकता हूं कि नहीं बता सकता? बताओ। अरे बता सकता हूं, कैसे बताऊंगा? तो मैं लिखूंगा F बराबर Q इंटू E। यस और नो? E क्या है? तो बेटा एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिखोगे Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P अपॉन R क्यूब। यस और नो? क्या इससे लिख सकता हूं? लिख सकता। यही चीज है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो बेटा ये तो एक डाइपोल हो गया, लेकिन आपके पास में 2 डाइपोल की भी तो कहानी हो सकती है। मतलब कैसे? ये एक डाइपोल बन गया और इस डाइपोल से r दूरी पर मैंने चार्ज रख दिया। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। लेकिन मान के चलो ऐसा सवाल आए, कैसे सवाल आए कि भैया जी आपके पास में एक डाइपोल है, ये रहा P1, दूसरा डाइपोल है, ये रहा P2, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है r। तो क्या अभी भी इन पर फोर्स नहीं लगेगा क्या? तो यस लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा उसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6P1 P2 अपॉन R टू द पावर 4। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। अरे बात समझ में आ रही है? और यदि आपके पास में 2 डाइपोल्स ऐसे रखे हैं, तो इन दोनों के सेंटर की बीच की दूरी ये R हो, तो इस केस में भी तो फोर्स लगेगा। अब ये अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये वाली बात अलग है, लेकिन क्या फोर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। और यदि ये लगेंगे तो ये वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, 3P1 P2 अपॉन R टू द पावर 4। ये दो जो फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं बेटा। फॉर्मूले का सारांश ये है, ये फॉर्मूला है जब 2 डाइपोल एक्सियली रखे हों।
मतलब कैसे रखे हूं, एक्चुअली रखे हूं। और ये फॉर्मूला है जब आपके पास में परपेंडिकुलर, सॉरी बेटा मैंने यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक फिर मार दी मैंने, ये वाले फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला इसके लिए नहीं है, ये है भैया। देखो आपके पास में एक डाइपोल ऐसा रखा है और एक डाइपोल ऐसा रखा है, ठीक है, ये P1 है और ये P2 है। यदि दोनों आपस में क्या हूं, परपेंडिकुलर हूं, कैसे हूं, परपेंडिकुलर हूं, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये दो सीधे सीधे सवाल बनते हैं, इसलिए आपको इनका रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली क्या करना है बेटा, आपको याद ही रखना है। डायरेक्टली क्या रखना है, याद ही रखना है। मैंने सही लिखे ना फॉर्मूले, बस एक बार वही क्रॉस चेक करना जरूरी है, नहीं तो पता लगेगा कि मैंने फॉर्मूले में ही थोड़ी सी मिस्टेक कर डाली। तो एक तो फॉर्मूला, एक सेकंड बेटा मैं जरा क्रॉस चेक कर लेता हूं अपना फॉर्मूला मैंने सही लिखा है कि थोड़ा इधर उधर कर दिया है। हालांकि क्या बोलते हैं, हमारे जो फॉर्मूले होते हैं 6P1 P2 तो है, फोर्स तो 6P1 P2 ही दे रखा है। और इसका फॉर्मूला नहीं है। ओके, तो बात समझ में आ गई बेटा मेरे को। यस, मैंने सही किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस वाले को ही मेरे को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। वो ये है, देखो सवाल को समझ लीजिए, ये एक्सियली रखे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो होता है इसमें देखो, ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों की डायरेक्शन में कोई परेशानी नहीं है। इसका जो फॉर्मूला आता है वो इसी प्रकार से आता है 6P1 P2 वाला। लेकिन यदि हमारे पास में ये कुछ इस प्रकार से रखे हों कि इसी तरह से, देखो ये रखे ऐसे, तो यही फॉर्मूला है। ये आपका P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया, और इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस है। मतलब देखो ये इसको परपेंडिकुलर वाली ही पोजीशन बोला जाता है। अब कई लोग सोच रहे हैं सर फिर एक को खड़ा और एक को आड़ा कर देंगे तो फोर्स निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, उसको आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा। ये वाला ऐसे ही आएगा, P1 P2 R डिस्टेंस पर कोएक्सियली 6P1 P2 अपॉन R टू द पावर 4। और ये वाला जब इस प्रकार से अलाइन किया गया है तो 1/4πε0 3P1 P2 अपॉन R टू द पावर 4। ये डायरेक्टली बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है। हम चाहें तो डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट इट विल टाइम कंज्यूमिंग। जैसे मैंने अभी आपको इस सवाल में बताया था, किधर गया वो सवाल किधर गया, सॉरी, ये रहा कि भैया एक डाइपोल बनाया और डाइपोल के R दूरी पर मैंने एक चार्ज रख दिया। तो आप कैसे करोगे, F बराबर Q इंटू E से करोगे, फोर्स बराबर Q और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको करना वैसे ही है, बिल्कुल सिमिलर वे में ही करना होता है, कुछ भी नया नहीं है। बस करिए और उसको आंसर निकाल लीजिए, आपके आंसर यही आएंगे। लेकिन इसमें जो करना होता है ना, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करना होता है वो करना होता है F बराबर P dE dx का। तो इस फॉर्मूले की मदद से ही आपके इस डाइपोल्स के कारण आपके फोर्स के वैल्यूज आएंगे। फिर से मैं बता देता हूं, ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है F बराबर P dE dx, इस फॉर्मूले की मदद से ये सारे फॉर्मूले निकलते हैं फोर्सेस बिटवीन टू डाइपोल्स, फोर्सेस बिटवीन टू डाइपोल्स। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डिस्टेंस R है वो डाइपोल के लेंथ से बहुत ज्यादा है। इस अजम्पशन को हम लोगों ने यहां पर कंसीडरेशन में लिया है, ठीक है, श्योर। सो इसी के साथ में बेटा आपका पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो सेक्शन है, जो आगे आएगा पीछे आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आएगा, जो यहां आएगा, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। यहां पर डाइपोल में अब यहां से आगे और ज्यादा कुछ भी नहीं आ सकता। हम लोगों को बस एक बार क्विकली रिवीजन करना है ताकि बेटा हम लोग आज के सेशन को यहां पर समाप्त कर सकें। मैं जानता हूं कि बीच बीच में जो छोटे छोटे से टॉपिक आए थे वो थोड़े से डिफिकल्ट आए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला हम लोगों ने पहला डिराइव किया है। फॉर्मूला जब डिराइव किया, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो कंपोनेंट निकाले हैं। इसमें एक जब इस जनरल पॉइंट पे बात कर रहे हैं आर डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर, तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो कंपोनेंट निकाले। उससे क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो एक डाइपोल के लिए ऐसा कंसीडर हो गया कि एक डाइपोल अकेला यदि डाइपोल होता है उसके लिए एक एक्सियल पॉइंट बनता है और एक इक्वेटोरियल पॉइंट बनता है। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लिखना आता है, इसके लिए आपका एक्सियल पॉइंट बना इलेक्ट्रिक फील्ड।
1/4 2p/r3, P1 को 2p cos थीटा अपॉन r3 किया, दूसरे वाले को P2 लिया, P2/r3 किया, ये इक्वेटोरियल पॉइंट बना और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर आके मेरे पास आंसर आया 1/4 p/r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली इस पे सवाल बनेगा, थीटा आपको गिवन रहेगा, वैल्यू में पुट करनी है, सॉल्व आंसर करना है। फिर उसके बाद में मैंने E1 से एंगल बीटा लिया तो इसमें tan बीटा निकाला, E2/E1 सॉल्व किया तो tan बीटा बराबर 1/2 tan थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सीधा सीधा सवाल इस पे बन सकता है। अगला यहां पर यदि बोला जाए कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल से यदि एंगल बनाए तो उसे अल्फा निकाला है, थीटा प्लस का बीटा। अगेन स्टैंडर्ड सवाल, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, हम लोगों ने पहले डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना सीखना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तक का ही सिलेबस मान के चलिए कि आपको नीट के सिलेबस में पूछा जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म के पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन 2 सवाल वो जो मैं करवाएं वो आएंगे, आ सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इसमें मैंने डाइपोल को रखा। डाइपोल को रखा तो बेटा प्लस क्यू पर इधर में फोर्स लगा, माइनस क्यू पर इधर में फोर्स लगा। 2 फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो वो एक कपल बनाते हैं। कपल बनाते हैं मतलब टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क लगेगा तो बेटा इस टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। इस टॉर्क की डायरेक्शन इस केस में इनसाइड द प्लेन आ रही है, वो निकालने के लिए सवाल आ सकता है। ये जो टॉर्क की वैल्यू निकाली तो मैंने बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स QE आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली 2L sin थीटा आ गई। इनको सॉल्व किया तो टाउ बराबर P sin थीटा आया, तो टाउ बराबर आ गया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, वेक्टर के फॉर्मेट में। आगे बढ़ने पर मैंने इस वेक्टर को सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये आपका डिटरमिनेंट सॉल्व करते आपको आना चाहिए। आगे गए तो बेटा यहां पर एक सवाल बनाने की कोशिश करी गई है, सवाल आराम से किया जा सकता है। आगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा देखो क्या हो रहा है कि जब आप डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये आपका क्या करता है कि भैया अपने आप अलाइन करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि आपने इसे यहां से थीटा एंगल पर खुद से लेके गए होंगे, मतलब एक एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, और वर्क डन किया होगा तो दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो जो आपने वर्क डन किया है इसके लिए बेटा लीनियर केस में बेटा वर्क डन होता है इंटीग्रेशन f.dx, तो रोटेशनल केस में होगा f बराबर इंटीग्रेशन टाउ डॉट डी थीटा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैकेनिक्स से है। इसको सॉल्व किया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ये याद रखना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया, एक्सटर्नल एजेंट PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहां पर ध्यान रखना है थीटा 1 इज द इनिशियल पोजीशन, थीटा 2 इज द फाइनल पोजीशन। एक्सटर्नल के लिए मैंने यहां पर रख दिया थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर दे। थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने के लिए ये आपका एक्सटर्नल वर्क डन। और यदि यही आपसे पूछा जाए, मैंने इस पर एक सवाल भी बनवा दिया है, आगे चलकर यदि पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, तो आपको याद होना चाहिए कि बेटा ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड जो भी होगा उसका नेगेटिव टाइम्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन। तो मैंने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस टाइम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मैंने यहां पर आपको बताया भैया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है ये कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण मैंने इसको रिलेट करना है। इसको जब मैं रिलेट किया तो बेटा यहां पर आ गया u2 थीटा 2 माइनस u2 थीटा 1 बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसको और अच्छे से अरेंज किया तो u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 बराबर माइनस का P cos थीटा 2 माइनस P cos थीटा 1। तो यहां से मुझे एक बात पता लगती है कि भैया एट एंगल थीटा पर ये जो एंगल थीटा लिया गया है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया है। यदि थीटा एंगल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर कोई डाइपोल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस PE cos थीटा। आगे बढ़ता हूं मैं यहां पर, तो इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट के केस में लिखा तो u थीटा बराबर माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर आएगा। मैंने ये 2 फॉर्मुलों को जिनको किया था उनको वापस से रिकॉलिंग के लिए लिखा है यहां पर, और डॉट प्रोडक्ट के लिए और वे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल वगैरह किया, एक अच्छा सा सवाल था, ये था रिगार्डिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने बोला यहां से समझने में थोड़ी सी आपको परेशानी होने लगी होगी, लेकिन ये बेटा मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट है जो आने चाहिए आप लोगों को। भले ही हम लोग जानते हैं कि भैया नीट के सिलेबस में इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी सेफर साइड में यदि पूछता भी है तो ऐसा इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा एग्जामिनर, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकाला, अल्फा की वैल्यू के लिए मैंने किया। इस सवाल का आंसर ऐसा मेरा निकल के आ रहा है, आप बुकलेट में एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। मुझे जहां तक याद था मैंने आपको बताया कितना आ रहा था, 16/7 आ रहा था मेरा। यहां पर थोड़ा सा अलग आ रहा है, क्यों आ रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कहीं गलती करी हो एंगल में ना। उसके आगे हम लोगों ने क्या बोला कि भैया देखो हम लोगों ने जब इसको डाइपोल को जब थीटा एंगल से छोड़ा, मान लीजिए एंगल छोटा सा छोटा हो जाए
तो इस पर क्या हो रहा है, एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है। मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क कौन सा टॉर्क होता है, जो उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली देखो ये जो है ना, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, मतलब इसके बाहर कहीं जा रहे हो तो वो इधर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है। अब ये रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है तो बेटा ये यहां पर रुकेगा नहीं, ये नीचे चला जाएगा, इसका मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन हो गई, ये यहां पर एंगुलर एसएचएम बनता है। तो एंगुलर एसएचएम के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो टाउ बराबर माइनस का पी साइन थीटा लिखा, टाउ बराबर एंगल छोटा है तो ये साइन थीटा को थीटा किया तो टाउ बराबर माइनस का पी थीटा आ गया। टाउ को आपने आई इंटू एल्फा लिखा तो आई इंटू एल्फा बराबर माइनस का पी थीटा हो जाएगा। एल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, ये सारा मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट एल्फा बराबर दिस करने के पश्चात आप पाएंगे कि भैया आई इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का पी थीटा हो जाएगा। और यहां से देखिए डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर का मतलब एल्फा हो जाएगा, तो एल्फा बराबर माइनस का पी अपॉन आई इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से आपको आगे लेके गए तो दिस इज द इक्वेशन, एंगुलर एसएचएम की ये इक्वेशन है। इसको हम लोग समझते हैं लीनियर एसएचएम से, तो ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपकी लीनियर एसएचएम के लिए लीनियर एक्सेलरेशन में, और एंगुलर एसएचएम के लिए अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहां से जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो ये वाली जो चीज है वो आपकी ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गई। हालांकि मैंने टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी से भी बताने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं उससे परेशानी होती है, वो नहीं समझ में आता है कई बार। ठीक है, तो टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी लीनियर एसएचएम से आता है, और एंगुलर के लिए टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ, फिर क्या आ जाएगा, एल लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा, और जी को अल्फा। तो उस तरह से भी ला सकते हैं, वो शॉर्टकट है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे किया, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर बराबर पी अपॉन आई, सो ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ पी अपॉन आई हो जाएगा। पी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो यहां से सॉल्व करके ये बेटा आपका आंसर आ जाता है। याद रखना है, डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। फिर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो बेटा इस पर फोर्स लगता है। एक बात को ध्यान रखना है कि भैया जब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यदि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है तो आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है दैट विल मूव इन टुवर्ड्स द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो सवाल हैं जो सीधे सीधे यदि पूछता है तो ऐसा भी सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर, उसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए सवाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि हम लोग किसी थीटा वगैरह पर रख देते हैं तो थीटा वगैरह की कहानी आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैं जानता हूं ये वाला पॉइंट आपको समझने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी, लेकिन मैं आपको लास्ट में मैंने क्या बोला, इस रिजल्ट को याद रखिए। ठीक है, मतलब यदि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के साथ में चेंज हो रहा है और आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है मालूम है, तो आपको फोर्स सीधा सीधा P बराबर डी बाई डी एक्स सीधा सीधा फोर्स लिखना है। इस बात को ध्यान यहां पर रखना है। आगे लास्ट में क्या किया है हम लोगों ने कि भैया बहुत सारे डाइपोल्स भी, जैसे मान चलो एक डाइपोल रखा है और एक चार्ज रखा है, तो उस पर हम लोग फोर्स पूछ सकते हैं। तो फोर्स बराबर तो क्यू इंटू ई, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। बिल्कुल सवाल ऐसा ही है जैसे मैंने रिंग को रखा था, बराबर है, आपको याद हो तो एक रिंग रखी गई है और एक रॉड रखी गई है, ऐसा एक सवाल आपको देखने को मिला होगा बुकलेट के अंदर में भी। तो वहां पर भी क्या किया, एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया और आपको फोर्स लगा दिया। वैसे ही ये डाइपोल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε और 2p/r⁵, तो और इसका चार्ज है Q। अब Q की वैल्यू 1 कूलम 2 कूलम जो भी दे रखी हो वो रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह से मान चलो S की जगह दो डाइपोल रखे हो तो क्या होगा, दो डाइपोल ऐसे रखे होंगे तो क्या होगा, तो F बराबर डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। इसमें क्या है, एक्सियली के लिए 6p1p2/r4 और परपेंडिकुलर के लिए 3p1p2/r4। हालांकि आप देखेंगे तो ये F को परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, लेकिन ये पोजीशन को ही परपेंडिकुलर वाली पोजीशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो 6 वाला जो आता है इसमें बेटा ये जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है, और ये वाला 3p1p2 वाले में रिपल्सिव होता है। कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। ठीक है, इसमें अट्रैक्टिव होता है और इसमें रिपल्सिव होता है। ये एडिशनल पॉइंट है, इसको भी साथ में याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो फॉर्मूले डिराइव होते हैं वो इस वाले कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले डिराइव होते हैं। ऐसा डायरेक्टली मत कर लेना कि आपने F बराबर QE से कर लिया, नहीं बेटा, ये इसके बेसिस पर डिराइव होते हैं, इसलिए हम लोग इन डेरिवेशंस को यहां पर नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट याद रखने में विश्वास रखते हैं। सो इसी के साथ में बेटा आपका जो पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो हिस्सा है उसे हम लोगों ने यहां पर पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। मैं जानता हूं आज का लेक्चर बहुत बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन
कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा। हमको थोड़ा सा सिलेबस को फास्ट यदि करना है, जितना जल्दी से जल्दी सिलेबस को फिनिश करना है, टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। देखो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि हम टॉपिक को छोड़ते हुए चलेंगे तो फिर तो बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। यदि मैं चाहता तो आज में से बहुत सारे टॉपिक्स को हटा सकता था, उनको नहीं भी पढ़ाता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, बट सिंस पढ़ना जरूरी है बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स को नेगलेक्ट करते हुए नहीं चल सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने उन सबको कवर करने की यहां पर कोशिश की है। बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि जो नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं पूछ सकते हैं। जैसे क्योंकि देखो मेडिकल में आपके पास में इतना समय नहीं है, लेकिन हाँ जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करवा दिए हैं, टाइम पीरियड का हो गया या वो हो गया, वो सीधे सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल उन्हें कहा जाता है, तो वो सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं, या फिर सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल बना सकता है। जैसे अभी हम लोग कर रहे थे टाउ बराबर पी साइन थीटा और टाउ बराबर आई अल्फा निकाल के, तो अल्फा निकाल लिया, अब अल्फा निकाल लिया तो फिर मैं उसे रोटेशनल में लेके जाऊं, मैं आपसे ओमेगा पूछूं या थीटा पूछूं, व्हाटएवर, तो वो टाइप तक सवाल नहीं लेके जाएगा। स्टैंडर्ड जो सीधा सवाल बन सकता है उतना पूछ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी बाउंसर लगी होंगी आज के लेक्चर में, उनके रिजल्ट को याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट आपके कुछ 11th के जो कॉन्सेप्ट है उनको बेटा आपको रिकॉल करना है। पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट हो गया, वो 11th क्लास से रिकॉल करने ही के पश्चात ही आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। सो अब यदि आप लेक्चर के एंड में पहुंच चुके तो एक बार बेटा आप 11th के टॉपिक से जो आज के लेक्चर में काम आने वाली चीजें थी, पोटेंशियल एनर्जी वाला, रोटेशनल मोशन में अल्फा वगैरह कैसे निकालते हैं, उन चीजों को एक बार वापस से जाके 11 से देख के आइए, और देख के आने के पश्चात वापस से कीजिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, सो बेटा आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए